बात देख लें, सोच लें। हाँ, मैं सुनूंगा तो ओके, ओके, देखिए ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, हमने कश्मीर के अंदर बिल्कुल 90 की दहाई को गुजरे 30 साल हो गए हैं, उसे छोड़ दें आप। जो कैंप्स यहाँ लगते थे, आशीष साहब, जो ये चीजें। तो बहुत, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल देखें ना, कि करबला से सबक लेने वाली कौम ने किस तरह से इसराइल को, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा। आपको ये उम्मीद थी कि इसराइल को आशीष ऐसे साहब, वो आपको उकसा इसकी रहे हैं, पिटाई आप होगी? वो नहीं नहीं, शमसुद्दीन मैं भाई आपको उकसा रहे हैं, आप उकस नहीं ही नहीं मैं रहे। मैं अब आप करबला देखें सर। उकसा नहीं रहा आखिर हूं, में मैं तो होगा ये। हकीकत चले जो सर, हुआ। जिस तरह आप करबला वालों का को हुर्रियत, मैं तो खुद भी उनको हुर्रियत के मीनारे के तौर पे, इस्तारे के तौर पे लिखा है, तो हम भी ईरान को फिर हुर्रियत के इस्तारे के तौर पे लिखा करेंगे। बच्चा क्या अलबत्ता कोई नहीं इनमें से। हाँ, आपने जिਵੇਂ करबला, करबला करबला जिਵੇਂ वाली शाम कहानी तो जैसे उनको करने जिस से तरह करबला में शाम गरीबा उतरी थी, तो फिर शाम उधर भी गरीबा, शाम गरीबा आप ये चाहते हैं कि ईरान की भी शाम गरीबा मनाई जाए? कमाल हो गया यार। नहीं, तो ईरान ने तो ताकत का वो जो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसकी पुशपनाही पर इसराइल लड़ रहा था ना, तो उसको कम से कम जवाब तो दिए ना आशीष साहब। इसको तो और आप, उससे क्या इसको फायदा कोई, क्या? आपको मैं, अच्छा चले, मैं शोजेब साहब को और आपको दोनों को हमास की चेयरमैनी अता करता हूँ, तारीख का पहिया पीछे घुमा के। और आपको मैं ये इल्म देता हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो 60,000 गजा में लोग मारे जाएंगे। आप 7 अक्टूबर की अटैक करेंगे दोबारा? तुम बताओ भाई। मैं तो करूंगा। फिर मैं और है शोजेब आशीष मुख्तलिफ साहब, तरह से सोचते हैं। मैं करूंगा, और मेरे इस तरह करने के पीछे एक अभी हम जस्टिफिकेशन है। जब इसराइल की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही इसराइली रियासत का क्याम हुआ, तो अरबों ने चार जंगी लड़के उसके वजूद को खतरे के अंदर डाले रखा। अरबों ने फिर बाद में प्रॉक्सीज के जरिए उनका जीना महाल किए रखा। फिर ईरान पिछले 40 साल से प्रॉक्सीज के जरिए उनको मार रहे हैं, कहीं हिजबुल्ला खड़ा करके, कहीं हमास की मदद करके, कहीं पर होशियों के साथ, और कई तरीकों से ना। तो उसके बाद भाई इसराइल तो बेचारा खुद मजलूम तरीन रियासत नहीं है आपकी नजर में, उसको हर तरफ से हमलों का खतरा है, तो वो अपने, उसने पहले डंग निकाल दिया। ये उसको खुदा की तरफ से खुसूसी मदद हुई इसराइल को, क्योंकि वो अल्लाह की चहीती कौम है। उसने वो सारे मशरिकी वस्ता से वो जिहादी और ये सारा खत्म किया ना। अब उसने कहा भाई, ये शैतान, ये जो सबसे बड़ा इन सब का सरपरस्त बना हो, उसको भी अटैक की। तो ये जितने प्रोक्सीज के जरिए तंग किया गया, इसके पीछे ईरान था या नहीं? अगर ईरान था, तो फिर तो इसराइल का बिल्कुल हमला जायज है इस पे। किसका मतलब किरदार साहब, है? आप एक दूसरी तरफ सेकंड निकल मुझे, गए ना, एक ठीक, सेकंड ये बात मुझे नहीं है बहुत, ना। मैं पहले पूरी बात करूंगा, फिर आप बात करेंगे। तो शोजेब भाई को देख के ना मुझे इफ्तिखार याद आ जाए अचानक। तो शोजेब भाई तालियां बजाने वाली बातें जो है ना वो बहुत अच्छी करते हैं। उसमें तालियां तो बज सकती ये हैं। हुआ है। मेरा मसला ये है कि मेरी बातों पे तालियां नहीं बजेंगी, लोग गालियां ज्यादा देते हैं। सुनिए, अब आप देखें ना, एक आप, अब ये आप ज्यादती कर नहीं रहे हैं बोलूँ, बिल्कुल नहीं ना। बोलूंगा। शमसुद्दीन को तो आपने डांट के चुप करा लिया, तो मुझे नहीं, मुझे ना डांटिएगा मैं प्लीज। चुप रहूंगा। मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी, मेरी उम्र हो गई है। दिल, ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर वगैरह की नहीं वजह सर, ये से। मेरा क्लास फेलो ना होता तो ये मैं बेतकल्फी ना करता। तो खैर वो नहीं, मैंने उसको डांट खाते देख के मैंने इबरत पकड़ी है, तो मैंने कहा पहले से मैं अपने आप को जो है वो कर लूँ, तो आपने मुझे भी डांट दे रहे हैं। तो वो सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। जब से ईरान और इसराइल में जंग शुरू हुई है, हमने मुख्तलिफुल ख्याल अहल इल्म से इस मौजू पर गुफ्तगू की। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है, और आज मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही नामवर दानश्वर मोहतरम जनाब हाशिर इरशाद साहिब मौजूद हैं, और उनके साथ नौजवान तरक्की पसंद दानश्वर मोहतरम जनाब शोजब अस्करी साहिब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का मिसाली हल क्या है, और इस वक्त हो क्या रहा है, इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बिला बगैर और ज़्यादा तमहीद बांधे गुफ्तगू की इब्तिदा करने के लिए मैं हाशिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें बताएं कि मशरिक़ वस्ता का जो झगड़ा है, जो बहुत सालों से हम देख रहे हैं, हमने तो जब से होश संभाला है, बल्कि उससे पहले से ये सारा अरब इसराइल जंग और ये सारा कुछ, और अभी हम इस जगह पहुंचे हैं। तो ये तनाज़ा क्या है, और इसका हल मिसाली क्या हो सकता है? एक तो दानिश्वरी की तोहमत जो है वो आप हटा लें मेरे से, ताकि मैं कोई जवाब देने के काबिल हो सकूं, वरना बाद में फिर बातें बनेंगी मेरे ऊपर, ठीक है? तो वो तो मेरी तोहमत ही है, दानिश्वरी का कोई ना दावा है ना कोई अभी पता। हम तो तालिब इल्म हैं, आप लोगों से सीखते हैं, शोएब साहब से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं। तो आज भी कुछ सीख ही लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, मशरिक़ वस्ता के तो बहुत सारे मसाइल हैं, कोई एक मसला उसको आप एक ब्लैंकेट टर्म में अगर समझना चाह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता जो है वो एक मसला वहाँ पर कोई है, तो एक मसला तो वहाँ पर नहीं है। अब नहीं,
जो चले मैं आपसे अगर ये चले बात यहाँ से शुरू करें, आपके सबसे बड़ा मसला क्या है जिसकी वजह से सारी जंगें हो रही है, बदअमनी ही रही, और अभी उसी तनाजुर में ये जंग भी लग गई, तो ये सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में क्या है? देखिए, बड़े मसले तो बहुत से ऐसे हैं ना जिनके आफ्टर इफेक्ट्स हम अभी तक भुगत रहे हैं। लवांट में जो कुछ हुआ, चाहे वो अमेरिकन इन्वेजन थी, या उससे पहले वहाँ पे मुख्तलिफ डिक्टेटर्स का जो तर्ज अमल था, या वहाँ पे सुन्नी शिया जो एक कशमकश हम पिछले 50-60 सालों से देख रहे हैं, लेबनान की मुख्तलिफ उन 9 मलेशिया से लेकर, और शाम की हुकूमत के बदलने से लेकर, तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें से अगेन किसी एक मसले को कैटेगराइज करना मुश्किल है, लेकिन चूंकि आजकल जो बात हो रही है वो दो दो ही मौजूआत हैं आपके पास। एक मौजू तो वो है जो कि इसराइल और फ़लस्तीन का मौजू है, या बल्कि वो इसराइल और फ़लस्तीन से ज़्यादा इसराइल और गज़ा का मौजू बन के रह गया है, क्योंकि वेस्ट बैंक को हमने उसमें से बड़ी हद तक माइनस कर दिया है, उसकी हम बात नहीं करते। और दूसरा जो मसला है वो बहुत ताज़ा ताज़ा शुरू हो गया, जहाँ पे ईरान को इस जंग में वन वे और दी अदर शरीक कर लिया गया। उसको बहरहाल हम में से कोई उसकी हिमायत करे या मुखालफत करे, वो एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, जिसकी कोई तुक आपको इस वक्त नज़र आ नहीं रही थी उस प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की। बहरहाल वो हो गई है। अब होने के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते, सांप निकल गया है, लकीर पीटने से तो फायदा नहीं है। तो बात इस पे करनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है और क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन इम्कानात में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगेन वो ना ना करके भी इस वक्त भी अमेरिका ही है। वो ना इसराइल है, ना वो ईरान है, वो अमेरिका है। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका को इस वक्त जो रूल करने वाला शख्स है, वो एक इंतहाई अनप्रडिक्टेबल आदमी है। अगर आप मुझसे कहें कि मैं बताऊं वो कल क्या करेगा, तो मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं है कि वो कल क्या करेगा। मतलब ट्रम्प की अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो अमेरिकन सियासत के अंदर एक बिल्कुल एक नया प्रेसिडेंट है। मतलब ट्रम्प की जगह अगर ओबामा होते, या क्लिंटन होते, या इवन बुश होते फॉर दैट मैटर, या बाइडन होते, तो आप कुछ अंदाजे लगा सकते थे कि कल उनका रद्देमल क्या होगा, परसों वो क्या करेंगे, तरसों वो क्या करेंगे। ट्रम्प जो है वो एक रिवायती सियासतदान की तरह उन्होंने कभी बिहेव किया ही नहीं। उनके जो दिल में आता है वो कर गुजरते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। स्कैंडल्स का उन्हें कोई डर या उन्हें कोई खौफ है नहीं, इम्पीचमेंट से वो घबराते नहीं हैं। तो एक बिल्कुल अब उसे आप बेबाकी में कह दूं तो कल लोग मुझ पर फतवे लगाएंगे कि आपने ट्रम्प को बेबाक करार दे दिया। लेकिन वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो अब ये आप ऐसे देख लीजिए कि अब से कुछ दिन पहले हमें ये बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते उन्होंने ईरान को वक्त दे दिया है, और अगले जी। दिन हुआ कि ईरान के ऊपर जो है वो बंकर बस्टर जो है वो गिर गए। अब बंकर बस्टर गिरने के बाद क्या हुआ उसकी आपको भी पता है कि वो भी इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। हमें अभी तक कोई ताबकारी कहीं नज़र नहीं आई, हमें कोई बड़े दावे नज़र नहीं आए, हमें ईरान की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं मिल रही, हमें अमेरिका की तरफ से भी जो न्यूज़ है वो बहुत अ, एक ढकी छुपी सी बात है कि हमने कर दिया है, बस अब आगे देखें क्या होता है और क्या नहीं होता। अमेरिका इज गोइंग टू प्ले द मेजर रोल आपको। अच्छा, उसमें जो चीज़ मैं कुछ अर्सा पहले एक कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात कुछ यूरोपियन डेलीगेट से भी हुई। एक साहब से हुई जो जर्मनी के इसराइल में सफ़ीर रहे बहुत अरसा, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। कुछ और लोगों से बात हुई, कुछ इसराइली स्कॉलर से भी बात हुई। जो चीज़ मुझे नज़र आई पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद से, वो ये कि देर इज अ रिफ्ट बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस ऑन द इशू ऑफ इसराइल। द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स वर्बटिम, क्योंकि वो कोई ऐसी खुफिया गुफ्तगू नहीं थी, अगर से ऑन कैमरा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं। तो जो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपियन डेलीगेट की तरफ से कही गई और इसराइली मंदूब की मौजूदगी में, वो ये कि वी आर नॉट गोइंग टू इशू ओपन चेक्स टू इसराइल एनी मोर। दिस इज समथिंग दैट अच्छा। वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग कि वो ये कहेंगे। तो यूरोप, ट्रम्प और यूरोप के बीच में जाहिर है एक 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 यूरोपियन जो जितने भी मंदूब थे, आपको ये नजर आता है कि वो ट्रम्प को पसंद नहीं करते, वो अमेरिकन को भी पसंद नहीं करते, वो अमेरिकन पॉलिसीज को भी पसंद नहीं करते। और लामहला उसका नसर ये निकला है कि इसराइल को जो एक अनकंडीशनल सपोर्ट, जिसे हम सो कॉल्ड वेस्ट कहते हैं, जो मौजूद थी, उसमें एक रिफ्ट और आ गई है, दरार आ गई है। कहने को बयान आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसराइल को यूरोप की उस तरह की सपोर्ट अब अवेलेबल नहीं होगी। ये सारा कुछ जो है अब इसराइल डिपेंडेंट रहेगा अमेरिका के ऊपर। तो मैं ये हो नहीं सकता, ये मैं मान नहीं सकता कि इसराइल ने जो ईरान पे अटैक किया है प्रीएम्प्टिव, वो ईरानी इंटेलिजेंस या ईरानी इस्टेब्लिशमेंट की सॉरी, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी जो इंतज़ामिया है उसकी आशीर्वाद के बगैर किया है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। और अब हमें बड़ा बिल्कुल। वाज़ेह बाद अमेरिकन हमले के बाद भी ये नज़र आ गया
कि उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, वो जो 2 हफ्ते वाली बात थी, हो सकता है उसके ऊपर फिर कोई बैक चैनल बातचीत शुरू हुई हो कि 2 हफ्ते का टाइम आपने क्यों दे दिया, एक एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उन्होंने उनको खुश करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए अगले दिन ये बम जो है गिरा दिए। आपके जो B-52 स्प्रिट बॉम्बर्स हैं, उनका उन्होंने इस्तेमाल बहुत अरसे बाद जो है वो कर लिया। तो मैं मतलब मैं शोजेब साहब के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने खैर खैर लंबी तकरीर, वो प्रोफेसर के हाथ में माइक दे देना तो वो बिला वजह बोलता ही चला जाता है। तो मैं वो तकरीर अपनी बंद कर देता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन इस वक्त। मेरे लिए कोई वाजे हल बताना मुश्किल है। अलबत्ता मैं सिर्फ आखिर में जो कंक्लूडिंग रिमार्क अब तक के लिए शोजेब साहब के लिए इस फूड फॉर थॉट में छोड़ दूं। अगर इसके नतीजे में ईरान में रजीम चेंज होगी तो ये कोई बहुत देरपा हल नहीं होगा और कोई बहुत अच्छा हल भी नहीं होगा। रजीम चेंज से हमने इस खित्ते में कोई बेहतरी आज तक आते देखी नहीं है, जो इस तरह की वायलेंट एंड अब्रप्ट रजीम चेंज होती है। मैं ईरानी रजीम से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उनको तब्दील करने का हक ईरानी अवाम को है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, थ्रू अ प्रॉपर स्ट्रगल है। आप आउटसाइड उन्हें चेंज करेंगे तो आप एक और इराक बना देंगे, एक और लिबिया बना देंगे। दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन ये बात थैंक यू अमेरिका को सर। बहुत समझाएगा। जी जी शोजेब साहब, जी, बहुत सॉरी। शुक्रिया जी। सॉरी। जी शौकत साहब, आप भी ये जो बुनियादी टॉपिक है उसको थोड़ा सा बताएं। और उस दिन जो आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी उसमें भी आपने एक मिसाली हल की तरफ इशारा किया था, तो वो और जो हाशिर साहब ने कुछ बातें की उस पर कोई आप तबसरा करना चाहें। वैसे शोजफ साहब भी प्रोफेसर है, देखते कितना टाइम लेते हैं। नहीं, नहीं। सबसे पहले मुझे इतराफ करना है कि मैं उस्ताद मोहतरम आशिक बिन इरशाद की तहरीरों से सीखता हूँ और उन्हें बाकायदगी से पढ़ता हूँ। और जब वो हम सब पर बाकायदगी से लिखा करते थे तो मैं उन्हें बाकायदगी से पढ़ा करता था, उन्हें भी और उनकी अहलिया भाभी लीना को भी। और उनके सारे खानदान से एक अकीदत का मामला है। तो ये तो मतलब मेरे लिए एजाज की बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शमसुद्दीन कि आपने मुझे असातिज़ा के साथ बिठाया। बहुत शुक्रिया। ठीक। और दूसरी जहां तक हाशिर साहब ने बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक इत्तेफाक करता हूँ। और अब आप पूछ रहे हैं कि वो मिसाली हल तुमने क्या बताया था। तो मैं भी जो समझा हूँ, जितनी मेरा महदूद सा मुतालिया है, और PLO के मिरवान बिरगोती की बात और हारिट्स के गिडोन लिवी की बात, ये कि फ्रॉम द रिवर टू द सी अब एक ही रियासत होनी चाहिए और उस रियासत में जमहूरियत होनी चाहिए। और जमहूरियत के जितने लाजमी अज्जाए तरकीबी हैं, सबसे पहले कि इक्वल सिटीजनशिप जो है वो सब लोगों के पास होनी चाहिए। जो जूविश इसराइली हैं, वो जो अब एग्जिस्टिंग अरब हैं, वेस्ट बैंक के हों या गजा के हों या खुद मेनलैंड इसराइल के हों, उन्हें वो धकेल के समुंदर में फेंक के या मार मार के खत्म नहीं कर सकते। वो 5.5 बिलियन, 55 55 लाख लोग हैं मेनलैंड रिवर टू सी के दरमियान, गरब उर्दन से लेकर समुंदर तक। तो एक एक रियासत हो, उसका कोई भी नाम हो, फलस्तीन नाम हो, इसराइल नाम हो, उसका पाकिस्तान नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम से क्या है। वो तो जब 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 पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट करती होगी, सियासी ख्वाहिश होगी, मुख्तलिफ जो गिरोह हैं मुतहारिब उनके दरमियान ये मिल बैठकर इस चीज का हल निकालने की, तो वो नाम भी बन जाएगा। तो एक रियासत होनी चाहिए जिसमें सब लोग बराबर हों, सब लोग वोट दें, सब लोग एक जो एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट जूविश इजरायली शहरियों को अब मुयसर है, वो इसराइल के जेर कब्जा इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को होना चाहिए। मगरबी किनारे में अब अगर 23 लाख या 22 लाख फलस्तीनी रहते हैं तो 7 लाख इसराइली भी रहते हैं। और अगर वहां कोई 8-10 बड़े बड़े फलस्तीनी कस्बे और शहर हैं तो 120 छोटे छोटे बैरिया टाउन बनाए हुए हैं। वो मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो अर्बन सेटलर्स जो हैं वो वहां रहते हैं। तो वो ठीक कहते हैं कि अब अगर कोई फलस्तीनी रियासत है तो उसका नाम गजा होना चाहिए, क्योंकि गजा ओवरवेलमिंगली मतलब गजा अरब है, फलस्तीन है, सब कुछ। अदरवाइज अगर अगर कोई जस्टिस है, कोई इंसाफ है, कोई इंसानियत है, तो वो वही है कि जमहूरियत, इंसानी हकूक, इंसानों के दरमियान बराबरी, एक ही रियासत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आशीष साहब, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभी जो ईरान और इसराइल, और अभी खबरें आ रही है अल जजीरा अरबी पे दिखा रहे हैं कि ईरान ने जो है इराक और कतर के अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आग जो है वो मजीद भड़क रही है।
तो उसमें अगर जैसे हम पिछली तारीख को छोड़ देते, अभी लम्हे मौजूद में आते, तो ईरान और इसराइल में लड़ाई की बुनियादी तरीन वजह गजा या फलस्तीन का कजिया है, या मशरक़ी वस्ता में बदमाश कौन बनेगा, या वहां पर रूल कौन करेगा, या वहां पर किसकी ज्यादा हैसियत होगी, इसकी लड़ाई है, या वाकई में जो ईरान एटमी जो बना रहा था एटम बम वगैरह, उसको खत्म करना मकसूद है? आपके ख्याल में क्या है हाशिर साहब? अच्छा देखिए, आखिरी बात से मैं शुरू कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है अमेरिका से लेके इसराइल सबको पता है कि ईरान के पास एटम बम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये तो आप इसको एक परे रख दें, अच्छा। ये तो बेसिकली एक एक्सक्यूज़ है जो कि क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इराक के WMDs का है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई अमन पसंद मकासद के लिए कर रहा था। उनकी ख्वाहिश थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। एक दौर में हमारा भी नाम आया कि हमने टेक्नोलॉजी जो है ईरान को जी। और लिबिया को और शुमाली कोरिया को इस हवाले से बेची है। और हो सकता है बेची भी हो, हमसे कोई बईत तो कुछ है नहीं। तो ईरान के मकासद तो ये ज़रूर थे, लेकिन उनके ऊपर इतनी सख्ती की गई, उनसे इतना खौफजदा थे सारे कि उनको वो इजाज़त या वहाँ तक उन्हें पहुँचने नहीं दिया गया जहाँ वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते। और मेरा नहीं ख्याल, वंस अगेन, मैं कोई IAEA का इंस्पेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ईरान के पास कोई WMDs या कोई डर्टी बॉम्ब्स या इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। क्योंकि जिस किस्म की उनके हरकत रही हैं बहुत सी रजीम की, जो उनको कंट्रोल करते हैं। देखिए, कहने को ईरान में जमहूरियत है, लेकिन वो जमहूरियत तो नहीं है। विलायत फ़कीह का जो है, जो सियासी निज़ाम जिस जो जो क्रिएट किया गया, वो बेसिकली सियासी निज़ाम तो था नहीं, लेकिन खुमैनी साहब ने उसे सियासी निज़ाम में कन्वर्ट करके, अगर उसके थ्रू एक पूरा पावर जो है वो सेंटर क्रिएट कर लिया, उस पावर सेंटर को आप ब्रेक नहीं कर सके इतने सालों के अंदर। वो पावर सेंटर अपनी जगह मौजूद है। हम इस पे बात कर सकते हैं कि वो गलत है कि सही है, लेकिन वो जमहूरी स्ट्रक्चर बहरहाल नहीं है, और ताकत बहरहाल वहीं रिजाइड करती है जहां वो इनकलाब के वक्त रिजाइड करती थी। और जो जो उस जी। इनकलाब में शरीक थे, हत्ता कि उनको जो सोशलिस्ट बच्चे भी शरीक थे, जो स्टूडेंट बॉडीज भी थी, आपको पता है कि उनको भी बड़ी बर्बरियत के साथ साइड पे कर दिया गया कि हमारा कोई शरीक नहीं होगा इसके अंदर, ये हम है और हम ही नहीं। चलाएंगे। तो 1979 से देख लेके अब तक देख लें आप, निस्फ सदी गुजर गई है। तो हमने देखा है कि उसके कोई हमें बहुत अच्छे नताइज ईरान ने एज सच भुगते नहीं हैं। ईरान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, ईरान के पास जितनी कैपेसिटी थी, ईरान जो कुछ कर सकता था, मैं शाह के इक़्तिदार को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये जो वायलेंट एब्रप्ट रेवोल्यूशंस होती है ना, इससे खैर बरामद होते हैं हमने कोई 100 में से एक दफ़ा ही देखी है। तो ईरान में वो खैर बरामद नहीं हुई। इराक ईरान जंग हुई, उसके बाद वो अपनी जगह, ईरान को उसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने का पाकिस्तान के अंदर भी शौक जो है बहुत अरसा रहा। उन्होंने यहाँ भी तंजीमें क्रिएट की, बलूचिस्तान में ही मुदाखलत की। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, ईरानी सफ़ीर का था गालिबन, मैं पूरा उसको आखिर तक देख नहीं सका। जो कुछ पुराना था जो उन्होंने इंडिया में बैठ के दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इंडिया और चीन को जो है वो गवादत भूल जाएं, आए चाह बाहर इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में तो बड़े बम धमाके होते रहते हैं। तो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द आयरनी कि आज के दिन जो है, अगर वो देख रहे होंगे तो बम धमाके जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, और कौन सी बंदरगाहें जो हैं वो हो गई हैं, वल्नरेबल हो गई, तो बड़ा मुश्किल है। तो वो मतलब, मैं देखिए, मैं चीज़ों को आप जो मर्जी कह लीजिए, मैं पेट्रियाटिज्म को बहुत फॉल्स गॉड समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इस खित्ते में रहता हूँ, इस जगह रहता हूँ, मैं चीज़ों को पाकिस्तान की ऐनक से और पाकिस्तान की नज़र से देखना चाहता हूँ, मुझे देख लेने दीजिए। तो उसमें ईरान का रोल कोई मुझे कभी बहुत पॉजिटिव नहीं लगा। जो ईरान, अच्छा, जहां तक इसराइल वाले कजिए की बात है, जिसका ईरान चैंपियन बनने की, जिसकी ईरान ने कोशिश की, क्योंकि ईरान ने सिर्फ वहां चैंपियन बनने की कोशिश नहीं की, आपको पता है ईरान ने पूरे मशरक़ वस्ता में वन वे और दी अदर चैंपियन बनने की कोशिश की है। और उसके अंदर जो मसलकी इशू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि उन्होंने शिया जो है पावर सेंटर क्रिएट करना है अगेंस्ट अ सुन्नी पावर सेंटर। उन्होंने सद्दाम के अगेंस्ट खड़े होना है, उन्होंने बशारुल असद को वहाँ सपोर्ट करना है, उन्होंने लिबिया के अंदर शिया मलेशिया खड़ी करनी है, उन्होंने होतीस को सपोर्ट करना है, उन्होंने हिजबुल्लाह खड़ी करनी है, उन्होंने हमास खड़ी करनी है, PLO के हाथ से इक़्तिदार लेना है। तो बहरहाल ये ईरान के अपने मसाइल उनसे कभी हल नहीं हुए, लेकिन बहुत दूर दूर जाके उन्होंने मुदाखलत की है। और इस मुदाखलत के नतीजे में इसराइल में जो डिस्टेबलाइज, देखिए, अब इसराइल की नज़र से आप देखें तो हमास बेसिकली एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव फैक्टर है उनके लिए। हम उसमें हजार कॉन्स्पिरेसी थियरीज के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक डिसरप्टिव फैक्टर है। और उस डिसरप्टिव फैक्टर की ओपन सपोर्ट दुनिया में अब सिर्फ ईरान ही कर रहा है, और तो कोई कर नहीं रहा। अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो अरब ममालिक हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सब जो है वो पीछे हट गए हैं। तो ले दे के ईरान रह बिल्कुल। गया उस कॉज का चैंपियन। अच्छा, मैं आपको एक पुरानी कहावत आपको मैं एक सुनाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि जी। मुझसे कुछ लोगों ने कुछ पिछले दिनों बड़ा शिकवा किया, हमारे एक दोस्त ने, कि माइट इज राइट की आप बड़ी गर्दान करते हैं। तो मैं माइट इज राइट को ठीक नहीं समझता।
मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। जी, लेकिन मुझे ये पता है कि जमीनी हकीकत यही है कि माइट जो है यही उसी है। के फैसले होते हैं। और कोई अगर समझता है कि इंसानी हकूक, अमन, देरपा, ये दूसरों की जिंदगी, उस पे फैसले, इस पे फैसले नहीं होते। इंसानी तारीख में अरबों की हिस्ट्री से लेके, मुसलमानों की हिस्ट्री से लेके, रोमन हिस्ट्री से लेके, जब उठा लें फैसले माइट की बुनियाद पे ही हुए हैं। तो रोमन एक कहावत है बड़ी पुरानी, जिसको हमने हजरत उमर से वो जो है मानून कर दिया था। वो रोमन कहावत ये है कि अगर एक रोमन औरत जो है वो रोम की जो सल्तनत है उसमें रोम से लेके और कार्थेज तक, या वो जर्मनी जो जर्मोनियम जहाँ कबाइल जहाँ से उनकी जंग हो रही थी वहां तक सोना उछालती हुई चली जाए, तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसे हाथ लगा सके। इसलिए कि रोमन्स, आप एक अगर औरत पे हाथ उठाएंगे तो रोमन्स ये कहते हैं कि हम पूरी की पूरी आपकी सिविलाइजेशन को जो है खत्म कर देंगे। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर माइट। आप ये खौफ क्रिएट करने का या माइट क्रिएट करने का तरीका ये होता है। आपने 9/11 में 3,000 लोग मारे हैं, हम इधर 5 लाख, 10 लाख, 15 लोग लोग मार देंगे ताकि दोबारा 9/11 ना हो सके, किसी की जरूरत ना रहे, या सारा कुछ वहां शिफ्ट हो जाए। 9/11 नहीं हुआ उसके बाद। अमेरिका में 9/11 को देखे कितना अरसा हो गया, उसके बाद कितनी शिद्दत पसंद तंजीमें बनी। वो जो लड़ाई बढ़ाई है सारी इधर नहीं रही है, अमेरिका में वो कोई कुछ नहीं कर सका। तो उन्होंने वो क्रिएट कर लिया, वो फियर क्रिएट कर लिया। रेमंड डेविस यहाँ पे जो मर्जी कर ले, आपने उसको उठा के ले जाना है, बिकॉज आपने अपनी माइट इस्टेब्लिश करनी है। 1948 में जो ब्रिटिश मैंडेट के तहत जब आप ये फलस्तीन और इसराइल का एक सोल्यूशन देते हैं, तो 33% के करीब, शोजेब साहब मुझे दुरुस्त कर दें अगर मेरी फिगर्स गलत हों, बट जो मेरा आइडिया है वो कोई 31 से 33% के करीब उस वक्त यहूदी थे उस पूरी सरजमीन में। और बाकी को 66-67% जो है वो अरब्स थे, जिसमें क्रिश्चियंस भी थे और मुसलमान भी थे। तो ये अरब्स और ज्यूज की अक्सरियत वो थी जो कि यूरोप से वहां पे पहुंची थी। ऑफ कोर्स उनके लिए ये जायोन था। और जायोन का जो फलसफा, अब पता नहीं आपने मौलाना वहीदुद्दीन खान की वीडियो देखी है कि नहीं, जिसमें उन्होंने जायोनिज्म को सपोर्ट किया है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको अगर आपने नहीं तो मेरे पास कहीं पड़ी होगी, मैं भेजूंगा आपको। उन्होंने कहा जायनिज्म बिल्कुल ठीक है, ये तो खुदा ने कुरान में भी वादा किया है। अच्छा, मैं कुरान या बाइबल को माइथॉस के तौर पे देखता हूँ, तो मेरे लिए तो मैं उन वादों की तरफ नहीं जाता कि इस किस्म के वादे जो हैं उसकी बुनियाद पे आप हुकूमत बना लेंगे और ये कर लेंगे। बट आप कहीं ना कोई फिलोसफी बनाते हैं जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं। 1948 में 52% लैंड आपने दे दी इसराइलीज को या ज्यूज को, और आपने 48% दे दी लैंड अरब्स को। अच्छा, उस वक्त तक ये अरब एंड सेटलर्स के दरमियान मसला था। इट वाज नॉट अ मुस्लिम एंड ज्यू इशू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमें एक्चुअली कोई बहुत है। बताता है। अरब्स हम्म। डिड नॉट लाइक इट बिकॉज अरब्स ने कहा, अरब्स की आपको पता है कि एक उनके अंदर वो कौमी इफ्तिखार थे, कौमी हमीयत, तो ये बाहर यूरोप से आके कोई यहाँ कैसे आबाद हो गया है, जो मर्जी है, ये है वो है। हालांकि मजे की बात यह है कि फलस्तीन नाम का मुल्क उससे पहले भी कभी मौजूद नहीं था। एक उस्मानी अच्छा। सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके बाद ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तब अरबों को तकलीफ नहीं हुई क्योंकि अरब्स को वो बाकी जगह भी सब रूल वही वही कर रहे थे। ब्रिटिश जब वहां से निकले तो वो बाकी जगह से भी निकल गए। उसके बाद जब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके बाद देखिए उन्होंने जंगें जितनी भी हैं, जो 16 जंगें हैं, उसमें जो इनिशियल आप 48 की जंग ले लें, यौम कपूर की जंग ले लें, 67, ये सब जंगें अरबों ने इनिशिएट की हैं। इसराइल ने कोई जी। इनिशिएट। उसके अंदर जो यूरोप और अमेरिका का रोल रहा ना, वो वही वो किसी हद तक वो भी वाइट मैन्स बर्डन ही था या गिल्ट ट्रिप था उनका, कि हमने इन्हें कोई 100 साल घेटोज में रखा है ज्यूज को। हमने इस हद तक इस पहुंचा दिया इसको कि नाजीइज्म को फरोग मिला, यहाँ पे 50-60 लाख ज्यूज जो हैं वो मारे गए, तो इनको अब हमने ही बचाना है। इट वाज अ गिल्ट ट्रिप और वाइट मैन्स बर्डन वाली की एक्सटेंशन आप उसे कह लें, जिस मर्जी फिलोसफी के तहत दे केम टू इसराइल सपोर्ट। बट एंड इसराइल डिफेंडेड एवरी इंच। आफ्टर एवरी वॉर वो 52% जो है वो बढ़ के 62%, 72%, अब 80%, और अब मेरा ख्याल है कोई 84% के करीब शायद वो हो गया है, या शायद 81% के करीब है। मैं एग्जैक्ट, मेरे पास नंबर थे कहीं लिखे हुए, अब नहीं मुझे पता। तो किसी जंग का कोई फायदा नहीं हुआ। बीच में ऑस्लो अकॉर्ड्स भी आपको याद हैं हमारे, जो जो नॉर्वे में हुई, या आपको कैंप डेविड के मुआहदे भी याद हैं। सो बहुत दफा हम्म। टेबल पे जितने आज उन लोगों के पास है उससे ज्यादा गंवा के वो उठे हैं, वन वे और दी अदर। बिल्कुल मैं इसराइल को सही। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो कुछ ये स्ट्रगल पीएलओ ने की या बाद में हमास ने की, फलस्तीनियों को उसका टेंजिबल को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे तो वो फायदा होता नजर नहीं आया। तो एक तो वो जो माइट वाली बात है। दूसरी बात ये जो है कि एक सियासी मसला भी है ईरान में। दुनिया भर में आपने देखा है जो फार राइट की जितनी हुकूमतें होती हैं ना, उनके लिए ये सबसे आसान होता है जंग छेड़ना या जंगी जुनून को हवा देना, या उसकी सर पे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो जस्टिफिकेशन। पॉलिटिकल उसे
एग्जिस्टेंस को जो है वो कायम रखना या उसकी उसकी वजह एक्सक्यूज प्रोवाइड करना। तो नेतन्याहू या बीबी का यही फलसफा रहा है। ईरान में बहुत मुखालफत है बीबी की, लेकिन चूंकि उन्होंने एक ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया है, आपने देखा होगा हालिया पाक भारत जंग में भी यही हुआ ना, हमने जंगी जुनून के तहत यहाँ नैरेटिव जी क्रिएट किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि 20% दिफाई बजट की आज सारे जो है उस पर तालियां बजा रहे हैं, जिसपे कल तक हम गालियां दे रहे थे। ऐसा ही हुआ है ना। तो ये बिल्कुल। internal politics and the global philosophy of the might that has been there for the last 5,000 years of human history, उसके तहत बनता यही था जो इसराइल कर रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। सवाल यह है कि आपने क्या करना है। Arabs have now decided to come to the table, almost all the Arab nations. Iran has decided that no, it is going to be the same old game that has been played for the last 50 years, and I am going to be the champion of it. Israel cannot allow it. तो ये उस सही। वजह से ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, और उस वजह से ये है वन वे और द अदर दे नीड टू किल दैट थ्रेट। और मैं आप ये सोचो साहब बात कर लें तो फिर मैं आपको कुछ और एनेक्डोट्स, अब कुछ हालिया मुलाकातों के बताऊंगा, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे मेरे लिए। अच्छा। जी। नहीं, इसमें हाशिर साहब ये बताया ना कि अभी जो ईरान ने अलम उठाया हुआ है काफी सालों से, जब से अरबों ने उस अलम को छोड़ दिया, तो ये क्या महज एक नारा है, महज एक कार्ड है फलस्तीन का, जी या वो बिल्कुल कार्ड, मुखलिस है ईरान इसके साथ? बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल लगता कार्ड, है? बिल्कुल कार्ड है, बिल्कुल कार्ड है। ईरान देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा, शोजेफ साहब फिर बाद में बहुत दिल में बुरा मानेंगे, वो इतनी देर से बैठे हुए हैं खामोश। मैं मैं सुन। ये बिल्कुल कार्ड है सर, बिल्कुल कार्ड है। अगेन उसकी वजह ये है कि अगेन जिस तरह नेतन्याहू को अपनी पॉलिटिकल जो वो लफ्ज मेरे एक तो जहन में नहीं आता ना, जो उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वो उसकी बका इसमें है कि वो इस जुनून को लेके चलता रहे। इस तरह जो ईरानी रजीम है उसकी भी बका इसमें है कि जिस चैंपियन जिस कॉज को वो लेके इतने सालों से चल रहे हैं, अब उससे पीछे कैसे हट जाए। हिजबुल्लाह खत्म हो गई, उनका आपको पता ही है, मतलब एक रातों जी रात उन्होंने उनको उनको खत्म कर डाला। हमास के साथ जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइल का इस वक्त इशू ये है कि उसे वो थ्रेट खत्म करना है। देखिए, अगर आपके अपने सारे मसले हल हो गए हो ना, ये जो साम्राज्य और इस्तेमार की हम बातें करते हैं ना, साम्राज्य और इस्तेमार वो होते हैं जो अपने मुल्कों में बहुत मुस्तहकम हो चुके होते हैं, तब वो उठते हैं और चले बाकी दुनिया को ठीक करने का ठेका लेते हैं, और ठीक करते हैं या खराब करते हैं उसमें हम गुफ्तगू कर सकते हैं। कभी हॉलैंड वाले साम्राज्य थे, आज क्यों वो साम्राज्य नहीं है। स्पेन वाले साम्राज्य थे, आज क्यों साम्राज्य नहीं है। जापान वाले साम्राज्य थे, आज तो साम्राज्य नहीं है। उस्मानी साम्राज्य थे, आज साम्राज्य नहीं। साम्राज्य चेंज होता रहता है। तो साम्राज्य हमेशा से अमेरिका नहीं है। ये अमेरिका भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा है सर। 1775 तक अमेरिका के लिए बर्तानिया साम्राज्य था। तो वो हम भूल जाते हैं, हमारे जहन में कि साम्राज्य शायद पैदाइश इंसान की, आदम हजरत आदम की पैदाइश से अमेरिका ही है, ऐसा नहीं है। वो अपनी ताकत अपनी जगह बनाते हैं, अपने आप को मुस्तहकम करते हैं, एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद फिर वो बाकी दुनिया, और अब कोई काम रह नहीं जाता ना, तो फिर बाकी दुनिया को ठीक करने निकलते हैं। तो ईरान ने अगर अपने आप को ठीक कर लिया होता तो ठीक है, लेकिन ईरान का मसला ये है कि ईरान पहले दिन से जो है उसने कहा है कि मुझे इस्लाम फैलाना है दुनिया भर में, वन वे और दी अदर, उसका मुझे ठेका उठाना है। वो उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है ना, या पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की उसकी वजह वो इसी में है कि अपने मसले तो वो नहीं सुलझा सकते, लेकिन इतने बड़े इशू के ऊपर जिस पे अब दुनिया की सपोर्ट अवेलेबल है, वो इसमें एक फरीक बन के खड़े हो जाए। जब उसमें एक फरीक बन के खड़े हो जाएंगे तो उन्हें भी लामोहला बहुत सारी सपोर्ट मिल जाएगी। बर्नी सैंडर्स अमेरिका में बैठ के ईरान के हक में तकरीरें करेगा, ईरान के हक में बरतानिया में जुलूस निकलेंगे, ईरान के हक में पाकिस्तान वाले खड़े हो जाएंगे, ईरान के हक में बहुत बड़ी दुनिया इस वक्त खड़ी हो गई है। सो पोलिटिकली दे हैव सही। एक्चुअली गेन्ड इट, बट एट व्हाट कॉस्ट, ये बड़ा एक अहम सवाल है। सही। जी, उसका जवाब शोजफ साहब आपको। जी, शोजफ साहब आप बताएं ना कि ये ईरान और इसराइल में जो है मसला, और जिसकी बुनियाद पर जंग हो गई, तो क्या वो वाकई में ये एटम बम बनाने के खिलाफ कार्रवाई थी, या ये रिजीम चेंज के लिए था, या इसका मतलब कजिया फलस्तीन ही इसकी बुनियादी वजह है, या मशरिक वस्ता में थानेदार बनने की लड़ाई है? और आप उस्ताद से जो है ना खुल के इख्तलाफ कर सकते हैं। मतलब इख्तलाफ मैं जरूर करूँ, एहतराम से खुल के क्यों, एहतराम से जी इख्तलाफ जी करूँ। बिल्कुल। लेकिन कोई इख्तलाफ वाली बात तो मुझे वो लगे ना कि जिस पे मुझे इख्तलाफ कर रहे हैं। ठीक है ना। हमने दोपहर को बात की थी तो मैंने कहा था कि बात तो दलील से बात होती है, जिसकी बात दलील से बात होगी उसकी बात पर ईमान ले आना चाहिए। बिल्कुल मसलन उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं कि ये 1948 में या 1967 में या 1973 में या उसके बाद जितनी भी जंगें हुई हैं, ये
सारी जंगें अरबों ने शुरू की हैं। उसमें मुझे इख्तलाफ इतना ही है कि 13 मई तक अल नकबा की जो जो अल नकबा या ग्रेट कैटेस्ट्रॉफी है, जिस तरह वो 7 फलस्तीनी शहरों से 7.5 लाख फलस्तीनी अरबों को बेदखल किया गया और फिर इसराइली रियासत के क्याम का ऐलान किया गया। वो बहरहाल अरब उस सारे कजिए में मजलूम थे, वो मारे गए और उन्हें बजोरे बाजी उनके घरों से निकाला गया। तिले अवीव, याफा जो है, जहाँ नेतन्याहू का घर है, वो भी नेतन्याहू का घर भी किसी के कब्जे का घर है। वो एक मसीही खानदान था, फलस्तीनी डॉक्टर, वो अभी अमेरिका में रहते हैं, उनके घर में ये लोग रहते हैं। या 1967 की जो लड़ाई थी वो भी इसी तरह प्रीएमिटिव, या क्या कहते हैं उसे, वो पेशगी हमला, और उस हमला करके इसराइल की फजाइया ने मिस्र और उर्दन और शाम की फजाइया को तबाह किया। उर्दन से मगरबी किनारा छीना, और मिस्र से गजा छीना, और शाम से गुलान की पहाड़ियां छीनी, और फिर सराय सीना छीना। तो इसमें इख्तलाफ हो सकता है वो भी डिटेल में, कि किसने जंग कहाँ से शुरू की, किसने जंग में कहाँ से वो मतलब ये किया। लेकिन जहां तक ये बात है कि ये तनाजा कैसे शुरू हुआ है अरबों और सेटलर्स जूस का, जो जो यूरोप से आए हैं, तो 1891 से पहले जायोनिस्ट रियासत के क्याम की कोई तहरीक एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जूस जो थे वो यूरोप में शदीद तकलीफ का शिकार थे, और उनकी तकलीफें, उनको तकलीफें सहते सहते सैकड़ों हजारों साल हो चुके थे। तो थियोडोर हर्जल ने, ऑस्ट्रो हंगेरियन जू है, उसने कॉन्सेप्ट दिया, द आइडिया ऑफ जूविश नेशन स्टेट। फिर वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस या जूविश जो काउंसिल है वो बनी, और उसके बाद हर साल उसके इजलास होने लगे, और फिर ये नारा सामने आया कि लैंड विदाउट द पीपल फॉर द पीपल विदाउट द लैंड। और फिर ये कि जूस जो है वो एक रिलीजियस कम्युनिटी होने की बुनियाद पर एक नेशन स्टेट रखते हैं, सिंस दे आर नेशन स्टेट, उनके पास एक मुल्क होना चाहिए। फिर उस बीच में जो जर्मनी ने, नाजी जर्मनी ने होलोकास्ट किया, उसका ज़ाहिर है गिल्ट जो है वो पूरे यूरोपियन दुनिया पे पैदा हुआ। लेकिन ये जो कुछ हुआ उससे बहुत पहले 1917 में बर्तानिया के जो सर आर्थर बाल्फोर हैं, उन्होंने वर्ल्ड जायनिस्ट मूवमेंट को जो खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेजेस्टी ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट जो है वो फलस्तीन में यहूदियों के कौमी घर की तकमील के लिए उनकी मुकम्मल हिमायत करेगी और उनका साथ देगी। जाहिर है ये एक एक क्लासिकल केस है सेटलर कॉलोनियलिज्म का, जिस तरह हमें साउथ अफ्रीका में नजर आता है, जिस तरह हमें साबका रोडेशिया या मौजूदा जिम्बाब्वे में नजर आता है, या जिस तरह कीनिया में नजर आता है। लेकिन लेकिन यहाँ महज वाइट रेसिस्ट या सुप्रीमेस्ट लोग थे। उसके साथ ये क्रिश्चियनिटी एज फेथ का तड़का नहीं लगा हुआ था इसमें। जो है वो जूस या जैनिज्म, स्पेशली जूस के अंदर जैनिस्ट जो एक आइडिया है, उसका एक मजहबी तड़का था। और फिर इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की सपोर्ट थी। फिर वो बाइबल का वो जुमला के गॉड ब्लेस दोज हु ब्लेस इजराइल। तो ये जैसे अभी टेड क्रूज ने कल परसों भी गालिबन किसी मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर से बात करते हुए कहा है कि मैं इसलिए इसराइल की सपोर्ट करता हूँ, तो बाइबल में लिखा हुआ है। तो बुनियादी तौर पर मशरिक वस्ता के मुआशरे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के जेर असर थे, और जाहिर कॉलोनियलिज्म मकामी लोगों को तो पसंद नहीं था। ये जो मतलब ये जो गुलामी है अंग्रेजों की या यूरोपियंस की, इसके खिलाफ आज़ादी का जो जज्बा है वो एक फितरी जज्बा है। वो हिंदुस्तान में भी था, वो फार ईस्ट एशिया में भी था जहाँ ये डच रूल कर रहे थे या फ्रांस रूल कर रहा था, और इधर भी था जहाँ फ्रांस और बर्तानिया रूल कर रहे थे। तो गोरों की आमद मकामी अरबों के लिए नापसंदीदगी की बात थी। 1948 में जिस तरह तकसीम की गई, उसमें अरब मुआशरों का या इलाकों का या लोगों का कोई नुमाइंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। ये जो यूएन पार्टीशन प्लान है, इसको अरबों ने रिजेक्ट किया। अगर इनको अरबों ने रिजेक्ट किया है तो ये कैसे जस्ट हो सकता है, जबकि हमें ये पता है कि अगर किसी एक तनाजे में दो पार्टियां हों और उसका हल आप इत्तफाक राय से लेकर आते हैं कि फलाना भी राजी है और फलाना भी राजी है। जैसे शिमला मुआहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने मिल बैठकर साइन किया है, दोनों पार्टियां उसमें रजामंद हुई थी तो शिमला मुआहिदा बना। तो 1948 का यूएन पीस प्लान ये कि रियासत और लैंड जो है वो जूस को मिलेगा, और फलस्तीनियन जो है वो नए सिरे से एक रियासत जो है वो उसका कायम करेंगे और उसको शुरू करेंगे, और ये उनका इलाका है जिसको उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने उस पर लड़ाई की है और उन्होंने मार खाई है। और इराक की फौजें भी आई हैं, शाम की फौजें भी आई हैं, उर्दन की फौजें भी आई हैं, और मिस्र की फौज भी आई है। सारे 48 में पहले हारे हैं, फिर 67 में हारे हैं, फिर 73 में भी तकरीबन हारे ही हैं।
और फिर उसके बाद 81-82 में लबनान फतह हुआ है और सन 2000 तक लबनान मफतूहा रहा है। फिर सन 2000 में इसराइल ने बगैर किसी शर्त के लबनान खाली किया है। तो पहली दफा ऐसा था कि किसी अरब इलाके से इसराइली फौजें वापस जा रही हैं बगैर किसी शर्त लगाए। मतलब सराय सीना खाली करने की शर्त यह थी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन जनूबी लबनान खाली करने की कोई शर्त हिजबुल्लाह ने या लबनानी रियासत ने नहीं मानी और उन्होंने अनकंडीशनल वहां से इनखला किया। फिर उसके बाद 2006 में हमें यानी आज तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसराइल ने हमेशा टेटरनेस मेंटेन की है अपनी, और जंग शुरू करने का इख्तियार इसराइल ने हमेशा अपने पास रखा है। और जब भी किसी मुखालिफ मुतहारिब गिरोह ने इसराइल से ये चॉइस छीनने की कोशिश की है तो उसने ऐसा रिटेलिएट किया है, ऐसा रिटेलिएट किया है कि फिर वापस दोबारा सूरत हाल वहीं तक आ जाए। लेकिन 2006 में जंग हिजबुल्लाह ने शुरू की थी, उससे पिछले महीने हसन नसरुल्लाह का खिताब था कि आप देखेंगे इस साल के आखिर में अमाद मुगन्निया यहाँ बैठा हुआ होगा। और वो जंग हुई। उस जंग के नतीजे में उन्होंने 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया, 2-4 लोगों को मारा। 33-34 दिनों की जंग में बैरूत तबाह हुआ, बहुत कुछ तबाह हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह इसराइल को वो लतानी दरिया के परले तरफ रोके रखने में कामयाब रही। ये पहली दफा ऐसा हुआ था। और फिर उसके बाद जर्मनी की वो उसमें सालसी में मुआहदा हुआ और उसके नतीजे में ये लोग इन लोगों ने लाशें वापस की और वहां से 1000 लोग रिहा हुए और उसमें इमाद मुगन्निया भी शामिल थे। बाद में इसराइल ने फिर उनको दमिश्क में हमला करके मार दिया। फिर ये जो अक्टूबर 2023 में हमास ने किया है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि भाई वेस्ट बैंक अमलन खत्म हो चुका है। 2022-23 में जो तकरीरें नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में की हैं उसमें उसने नक्शा दिखाया है। उसने कहा ये ब्लेस्ड मिडल ईस्ट है और ये ईवल मिडल ईस्ट है। तो ईवल मिडल ईस्ट में ईरान है, यमन है, शाम है, और ब्लेस्ड मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है और फलस्तीन है। और फलस्तीन में ना गजा है कहीं, ना मगरबी किनारा है कहीं। वो जो तारीखी फलस्तीन फ्रॉम द रिवर टू सी वो सारे का सारा इसराइल है। और अब वहां से राहदारियां बनेगी क्योंकि इब्राहिम अकार्ड कामयाबी से चल रहा है। और बहुत हद तक तवक्को है कि अगले चंद महीने में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा और 6 मुसलमान मुल्क और तस्लीम कर लेंगे, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी। तो मैं अगर खुद को फलस्तीनियों के जूतों में अपना पाँव डालकर देखूं और मैं किसी तरह की किसी लीडरशिप के कैपेसिटी में अपने आप को देखूं या कौमी जज्बा हमीयत जिसको वो कहते हैं हक खुद इरादियत या कौम परस्ती उसमें देखूं, तो एक कौम के लिए यकसर उसके वजूद का मिटा दिया जाना, इस बात के बावजूद कि दुनिया के तमाम आलमी कवानीन वगैरह वगैरह इस बात की तायद करते हैं कि उन्हें एक आज़ाद रियासत बनाने का हक हासिल है। और ये 9/11 अगर ना होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसराइल ने अपनी जेलों से फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को निकाल कर फांसी के घाट उतारा हो या मौत की सजा दी। तो इसराइल और फलस्तीन के तनाजे के बीच में जो जनीवा कन्वेंशन है, वार जंग के जो कवानीन है, उनका बहुत हद तक इतलाक किया जाता है। ये 9/11 से पहले तो बहुत ज्यादा होता था और ये एक किस्म का फैशन था कि लोग फलस्तीनी तहरीक आज़ादी की हिमायत करते हैं। और लेफ्ट के लोगों में ये मतलब यहाँ इस्लामाबाद में जितने लोगों के घर आना जाना है जो पुराने लोग हैं, वो हाँ, वो वो तो जो सही, सब उसकी हिमायत की थी। हाँ, वो जो लिबरेशन फ्रंट है ना, फलस्तीनियन पॉपुलर फलस्तीनियन लिबरेशन फ्रंट, जिसमें लैला खालिद है, जिसमें जार जब्बाश हैं, जिसमें वो गफ्फान गफ्फान कानाफानी है, ये सारे लोग इन लोगों को लोग पसंद करते हैं। और फलस्तीन की आजादी की तहरीक की हिमायत करना कोई मजहबी जज्बे से नहीं था। वो एक आलमी इंसानी रवादारी और कौमों की आजादी और बराबरी का हक और मगरबी इस्तेमार के खिलाफ जो जज्बा है लेफ्ट के लोगों का, ये वो था। तो जहां तक वो पीएलओ की स्ट्रगल है, वो जहाजों का अगवा है, वो जो कुछ भी है वो सारा कुछ लिजिटिमेट कंसिडर हो रहा था जब तक 9/11 नहीं था। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने इस्लामी इनकलाबी रियासत कायम करके अपने लोगों के लिए और अपने खित्ते के लोगों के लिए अपने वजूद की जो जस्टिफिकेशन घड़ी है वो फलस्तीनी तहरीक आज़ादी की हिमायत है। यानी ईरान ने ऐलान किया कि दुनिया भर में, खुमैनी साहब ने ऐलान किया कि दुनिया भर के मुस्तज़ईफीन यानी मजलूमीन की हिमायत की जाएगी इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से। तो सारी दुनिया में मजलूम उनके नजदीक शिया है, और शिया भी वो जो विलायत फकीह के मानने वाले हैं खास तौर पर। और उसकी हिमायत उन्होंने
असले के तौर पर भी की, तरबियत के तौर पर भी की, और पैसे के तौर पर भी की। आज भी पाकिस्तान के तमाम शिया मदारिस को दो शहरों से माहाना वजीफा मिलता है। एक आयतुल्ला सिस्तानी का नजफ से आता है, और एक अगर आबर मुअज्जम का कुम से आता है। तो पाकिस्तान के तमाम शिया तालिब इल्म हर महीने ईरान से आए हुए पैसे को अपने लिए जेब खर्च के तौर पर लेते हैं। इराक से आए हुए पैसे को अपने लिए जेब खर्च के तौर पर लेते हैं। 4 साल मैं मदरसे में पढ़ता रहा, तो मैं भी लेता था इशारी। तो पूरी दुनिया में ईरान ने पैसा दिया शियों को, और जिन लोगों को तरबियत दी जा सकती थी उनको तरबियत दी, जिन लोगों को लड़ाया जा सकता था लड़ाया। जाहिर है अपने लोगों को ये बताना था कि हम फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, दुनिया भर के मजलूम शियों की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन ताकत का अलमिया ये है कि पावर मेक्स यू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू एब्सोल्युटली करप्ट। जो भी वो राबर मौजम की कुर्सी पर बैठे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर बैठे, या अमेरिका का सदर बन जाए, वो जब भी कोई किसी रियासती निज़ाम और जब्त में सरबराह बन के बैठता है, तो रियासत के सीने में तो ना दिल होता है, और ना उसका कोई ऐसा अखलाकी जमीर होता है कि वो किसी कॉन्शियस की परवाह करे। वो हजारों लाखों लोगों को मारती है, फांसी पर चढ़ाती है, हाथ काटती है, वगैरह वगैरह। मसलन ईरान में सियासी निज़ाम से इख्तलाफ राय करने की सजा मौत है। मैं तो इसे किसी मुझे एक 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 वाक्य मुझे भी सुनाना है, फिर मैं सर से वाक्य सुनूंगा। मैं पांचवी छठी में पढ़ता हूँगा, और अखबार में खबर आई कि रोजों का महीना था। एक्सप्रेस अखबार उन दिनों हमारे घर आया करता था, सरगोदा। आखिर साहब, मैं अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी साहब अहले तशरीह के मशहूर मुजतहिद, अभी 2023 में उनकी वफात हुई है, उन्हीं के घर पैदा पला बड़ा जवान हुआ। तो मैं वो अखबार पढ़ रहा हूँ कि एक शख्स ने रोजा नहीं रखा हुआ था हैरान में, और वो चौक में खड़े होकर गाड़ी में म्यूजिक चलाकर बर्गर खा रहा था। तो जो अखलाकी पुलिस का आदमी, उसने उसको गोली मार के कत्ल कर दिया। मैं वो फौरन खबर अखबार उठाया, और ऐसे ही मैं भागम भाग दूसरी मंजिल पर अलामा साहब का वो था लिखने पढ़ने का कमरा, आप उसमें बैठ के लिखते थे। तो मैं गया, मैंने कहा, जी किबला ये देखिए, ये क्या बात है, इस तरह एक आदमी रोजा न रखे तो उसको पुलिस गोली मार देती है। तो उन्होंने कहा कि ईरानी रियासत खुद को इलाही रियासत मानती, और इलाही रियासत में जो इस्लाम के निज़ाम पर कायम हो, शायर अल्लाह की या शायर इस्लाम की बरसरेआम तौहीन करना सजाए मौत है। तो ईरानियों ने तो ठीक किया है, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह का नुमाइंदा और अल्लाह की बनाई हुई बरगजीदा रियासत समझते हैं। हमारे मौलाना मोहम्मद हसन डक्कू साहब विलायत फकीह के हाँ, कायल नहीं, वो कायल नहीं थे। वो मुझे बता रहे थे कि जिसने गोली मारी, उनका उसने क्या गोली नुक्ता नजर है, क्यों हाँ, मारते हैं? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाशिर साहब, आप अगर इस पे कोई तबसरा करे तो करे, नहीं तो मैं एक सवाल और करूंगा, बल्कि मेरे ख्याल से आपको कर तबसरा लें आप करना सवाल, चाहिए। आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें। अच्छा। अच्छा, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था ना कि ताकत जिसके पास हो वही दुरुस्त है, आपने कहा उसूली तौर पर आप इससे नहीं मुत्तफिक नहीं, नहीं, एक जमीनी मैंने बिल्कुल हकीकत ये है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं नहीं कहा, मैंने नहीं, कहा आपने फैसले आप ताकत की बुनियाद पे आपने होते हैं, दुरुस्त सही नहीं। हाँ, नहीं, आपने ये कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि फैसला इसी की बुनियाद पे होता है, फैसला इसी आप इसको उसूली तौर पर इसको आप दुरुस्त जाहिर है, नहीं जाहिर है, समझते। कोई भी सही नहीं जी। समझ सकता। जी, तो जी बिल्कुल। लेकिन अब देखें ना, जो अमेरिका, जो पूरी दुनिया का क्या कहना चाहिए, बदमाश बना हुआ था, और अपनी ताकत और कुवत के बलबूते पर, और उसके बाद इसराइल। तो पहले तो हम्म, माशाल्लाह से उसामा ने, अलकायदा ने, फिर टीटीपी ने, और बाकी जो सुन्नी तहरीकात ने उनको नाकों चने चबवा दिया और उसकी ताकत को चैलेंज किया। और उनके पास चूंकि कोई रियासती ताकत नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त ईरान अकेला खड़ा है, और करबला को इस्तेआरा बनाकर खड़ा है, शहादत के जज्बे से खड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो ताकत को चैलेंज करने वाला एक वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर? तो क्या आप ये समझते हैं कि इसका नतीजा भी उसी तरह होगा जिस तरह सुन्नी जिहादी तहरीकात या उन लोगों का हुआ अफगानिस्तान वगैरह का? सर, ये जो नाको चने चबवाने वाली बात है ना, ये मेरी समझ में आती नहीं को खास ऐसी। देखिए, मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स का आदमी हूँ, ठीक जी। है। मैं आपसे ये कहता हूँ मिसाल के तौर पर, आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ईरान को मशवरा दिया है कि वो अपनी एयरफोर्स खड़ी कर ले, कोई 10-20 अरब डॉलर लगा। ना ना, उन्होंने 5-6 अरब डॉलर से पूरी एयरफोर्स और डिफेंस नहीं, सिस्टम दोनों कह रहे। अच्छा, 5-6 अरब लाओ, है, पाकिस्तान में तो डिफेंस सिस्टम भी खड़ा कर लो, तो फौज भी खड़ी कर लो। अच्छा, चले चले, मैं मान लेता हूँ। उसका जवाब आपको उन्होंने आपको दिया है आप वहां पर। जी जी, वो नहीं, मुझे पता आशिर है, साहब चले। ने कहा है कि यार को 50-60 अरब की मतलब डॉलर की कोई तो रेट लगाओ, अगर लगाना ही है तो ठीक ये है। मतलब जी वो जी। मतलब कह रहे हैं ना, वो मेरा एक दोस्त है, वो एक दावतनामा में लिख रहा था, तो मैंने कहा यार, इसको फलां बंदे को क्यों भेज रहा है? कहता भेजने को तो दावतनामा बंदा पाकिस्तान के सदर को ही भेज दे, उसमें क्या है, हाँ, आगे से नहीं आएगा ना ज्यादा नहीं आएगा नहीं। ज्यादा हम कहेंगे हमने तो बुलाया था।
तो नहीं, वो नहीं, देखिए मैं कल देख रहा था कि एयरफोर्स जो है दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स जो है वो रशिया की है। आपको पता है रशिया के पास जहाज कितने हैं? 4,423 जहाज है। ठीक है जी। उससे ऊपर जाहिर है अमेरिका की होगी। आपको पता है अमेरिका के पास जहाज कितने हैं? 10,000 अमेरिका होंगे। के पास 15,000 जहाज है। हाँ। मतलब रशिया एंड चाइना कैन नॉट पॉसिबली चैलेंज यूएस सुप्रीमेसी इन द एयर। आपको पता है कि अब जंगें बड़ी जंगें नहीं होती। अब आप ऊपर आसमान से आते हैं और अब आप बिलों की तरह तबाह करके सब कुछ चले जाते हैं, अगले लोगों को पता भी नहीं लगता। ईरान के पास कोई जहाज नाम की चीज हमने तो उड़ते नहीं देखी इस पूरे कजिए में। मतलब मैं आज खबर पढ़ रहा था कि अब तक ये कंफर्म हुआ है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, कि ईरान के 50 मिसाइल इसराइल पर गिरे हैं और उसमें 24 हलाकतें हुई हैं। तो यानी फी मिसाइल जो है आधा बंदा मरा है। मुझे तो एक बंदे का मरना भी गलत लगता है, लेकिन आप देख लीजिए कि इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हम बात करते हैं। अमेरिका की जीडीपी क्या है? ईरान की जीडीपी क्या है? अक्टूबर 23 से पहले, मतलब शौहर साहब ने बहुत लंबी तारीख, वो तारीख वाली गुफ्तगू तो हम बहुत लंबी कर सकते हैं और इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ, कब गलत हुआ कब ठीक हुआ। मैं तो कहता हूँ वो अब पुलों के नीचे से पानी बह गया है ना अब। मतलब मैं तकसीम पाकिस्तान को जो है वो भी सही नहीं समझता, फॉर दैट मैटर, जिस तरह तकसीम फ़लस्तीन हुई है। मेरे तो उस बारे में भी व्यूज़ हैं। लेकिन आज के दिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उठ के अलग कर दें और पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज कर दें, या इंडिया को पाकिस्तान में मर्ज कर दें, या पाकिस्तान अफगानिस्तान पे रियासत बना दें, डोरन लाइन ख़त्म कर दें। तो ज़मीनी हकीकतें उनको समझ लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार आगे का रास्ता क्या है। जो लोग आज जिंदा हैं, जो लोग आज मर रहे हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तारीख में तो हम रो सकते हैं बहुत सालों तक। हमास के हमले से पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो गजा से 18,000 लोग रोजाना इसराइल आते थे मजदूरी करने के लिए। ठीक है। गजा की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी के दुगने से ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है। इसराइल से मारे थे ना। पाकिस्तान का बंदा अगर $1,800 कमा रहा है तो गजा का बंदा उस वक्त $5,000 कमा रहा था पर हेड। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। गजा में जो इंटरनेट था उससे पहले, जो बिजली थी, वो इसराइल प्रोवाइड कर रहा था। उसको वो बिल करता था वेस्ट बैंक वालों को और वो पे करते थे। हालांकि हमास वालों की उनसे, आपको पता है हमास वाले और जो महमूद अब्बास है उनकी बनती नहीं है, बट गजा का बिल महमूद अब्बास भरता था। हमास वालों ने आज तक बिल पे नहीं किया गजा की बिजली का। हमास वालों ने पानी का बिल पे नहीं किया। ये जो वीडियोस आती है इंटरनेट पे, इसका बिल हमास नहीं पे करता। हमास भी कोई जमहूरी आउटफिट तो नहीं है ना। कब हुए थे आखिरी इंतखाबात और आपका ख्याल है कि 2006 में 2006 में इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में गजा से हमास जीती थी। और और अहमद वेस्ट खुरैशी और वेस्ट बैंक से? इस्माइल हानिया उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी। अगर आप आयरलैंड की तहरीक देखें तो आयरलैंड की तहरीक की एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, जिसमें उनका एक विंग है जो कि उनका सियासी विंग है और एक विंग उनका वो है जो कि आईआरए विंग। आईआर जी। तशद्दुद हो गया, धमाके हो गए, बरतानिया को, जो आपके अल्फाज में, नाको चने चपवा दिए। लेकिन आखिर में जब कहानी आके फंसी तो वो आके उसी वक्त हुई जब आईआरए ने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी और आपने कहा यार टेबल पे बैठ के शिन फेन के साथ हम बात करेंगे, एंड थिंग्स रिजॉल्व। या तो टेररिस्ट आउटफिट्स ने आज तक की तारीख में कोई ऐसा बड़ा मसला हल किया हो, तो मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए तो मैं, चलें, अलकायदा की तायीद कर दूंगा, बोको हराम की तायीद कर दूंगा, अल शबाब की तायीद कर दूंगा, मौदूदी साहब के फलसफे में बनने वाली इखवान की तायीद कर दूंगा कि इन्होंने कोई मसला हल कर दिया हो, किसी मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा कर दिया हो, कहीं कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ले आए हों, कोई काम कर लिया हो। आपको पता है पूरे अरब वर्ल्ड की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, जो उस पूरे अरब वर्ल्ड की, उससे ज्यादा एडवांस एग्रीकल्चरल रिसर्च तल अबीब के एक नेटर सेंटर की है, जो शायद 3 एकड़ के ऊपर भी नहीं है। पूरी दुनिया को एग्रीकल्चरल रिसर्च बेचते हैं वो अपनी। पूरा अरब वर्ल्ड नहीं कर सकता जो अरब वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं था, वो उन्होंने किया है। उन्होंने खारे पानी को डिसैलिनाइज किया है वहां के ऊपर। उन्होंने सहरा के अंदर फसलें उगाई हैं। तो चीजें दुनिया में ना, हमें हमेशा से बताया गया कि 3-4 इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम कहा करते थे किसी जमाने में, लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद एक चौथा ऐड हुआ जिसने लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को ऑब्सोलीट कर दिया, वो था टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक
स्टेज आई ना, जिसके बाद अब जो दूसरी स्टेज है वो टेक्नोलॉजिकल स्टेज है। उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया जा सकता था, हमास ने जो रोल प्ले किया, क्या आज के दिन मैं इंपेरिकल स्टडीज के मतलब जज्बाती नारे बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, हक खुद इरादियत, वतनियत, ये सारे नारे हमने कश्मीर में लगा रखे हैं ना 75 साल से। हम्म। क्या नतीजा हुआ? आज आपका भारतीय कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के तैयार है? जी। नहीं तैयार, बिल्कुल तैयार नहीं है भारतीय नहीं। कश्मीर, बिल्कुल भारतीय कश्मीरी पाकिस्तान। आप ना आज ना ऐसे। आप आज बॉर्डर खोल दें शोजेब भाई, भारत की साइड से और कोई बंदा पाकिस्तान हिजरत करके नहीं आएगा। ये आप आज ईरान, इसराइल के अंदर 20 लाख अरब रहते हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है। जी जी। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है टिंडा के नाम से, मैं उनके लोगों से भी मिला हुआ हूं, वो वहां पे काम करते हैं। आप आज कह दें यार, आप हक खुद इरादियत, अरब 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 अनानियत के नाम पर और अरब भाईचारे के नाम पे आप इसराइल को छोड़ दें, इसराइल के अंदर तरक्की में किरदार, अपनी शहरियत तर्क कर दें। एक अरब अगर तर्क कर दे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, जो वहां पे रहते हैं। उन तो पागल नहीं आप। है वो सर, जी उनको जी। रोटी मिलती है वहां पे। उनकी पर कैपिटा इनकम इस वक्त जो है वो पूरे अरब वर्ल्ड से ज्यादा है बनस्बत कतर या इनके, जहां पे जाहिर है किसी और कहानी किसी और वजह से है। आशीष साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सर, सेकंड, एक सर, गुजारिश सर। सिर्फ। कोई एक अरब भी अपनी शहरियत छोड़ दे इसराइली, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि उसे वहां रोटी मिलती है, उसे वहां खुराक मिलती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अक्टूबर 2023 से लेकर आज जून 2025 है, इसराइल में 15 हमले हुए, मेनलैंड इसराइल के अंदर, चाकू जनी के और गाड़ियां चढ़ाने के। चाकू मारने वाला भी पैदाइशी इसराइली अरब था, नौजवान या जिस भी हम्म, उम्र का। और हम्म। उसने दो चार इसराइली, मतलब एक 80 साल की बूढ़ी को मार दिया, एक बाबे को मार दिया, वो क्या अंडे बस स्टैंड पर या उस पर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद मारा गया। तो ये जो 15-20 लोग पिछले 18-20 महीनों में हम्म, मेनलैंड इसराइल के अंदर रहते हुए हम्म, हमलावर हुए हैं, हम्म। तो ये एक तो नहीं है, ये तो 15-20 है। और उनमें उससे से पहले नहीं तो और इससे ना 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 सर, ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक नींद। सेकंड, एक मुझे 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 आप मुझे पहले, ये, आप मुझे हाँ बता मुझे ये दीजिएगा बात जब फिनिश। बात पूरी हो जाए, फिर मैं बात करूंगा ना। वो मैं समझा आपकी बात खत्म हो गई, सॉरी। नहीं, मैंने आपको आपकी बात के अंदर टोका है, इसलिए मुझे भी तो सॉरी कहना था। ये कहना ये कि सारे कश्मीरी पाकिस्तान की हमारे, सारे कश्मीरी पाकिस्तान के हामी नहीं, सारे कश्मीरी हिंदुस्तान के हामी नहीं, सारे कश्मीरी आजादी नहीं चाहते। कुछ होंगे जो आजादी मांगते होंगे, कुछ होंगे जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते होंगे, कुछ होंगे जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते होंगे। तो यूं मतलब ये मैं ऐसे 15,000 कश्मीरियों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तान में आए हैं। ये अभी 90 की दहाई में आए हैं। शेख अब्दुल मतीन मेरा दोस्त है, ये वानी साहब मेरे दोस्त हैं, ये सारे साबका मुजाहिदीन है, पाकिस्तान में ही रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं। तो ये इस तरह नहीं किया जा सकता। और अभी गार्डियन ने 4 दिन पहले ग्रीन लाइन, वेयर इज ग्रीन लाइन, उन्होंने 3 किस्तें बनाई हैं और वो जा जाकर आम कॉमन इसराइलियों से पूछते हैं। तो एक ग्रीन लाइन हुआ करती थी जो सेपरेट करती थी मेनलैंड इसराइल को पैलेस्टाइन से, तो वो कहाँ है? तो वो सारे कहते हैं कि कौन सी ग्रीन लाइन, कोई ग्रीन लाइन नहीं, सारा ही फलस्तीन है और ये सारा ही हमारा है। और वो कहता है कि फिर ये मुस्तकबिल में तुम लोग क्या करोगे? कि ये सामने जो लगी हुई ना मस्जिद है अक्सा, इसको गिराएंगे और किंग सोलोमन और किंग हेरोद की तरह यहाँ पर एक टेम्पल खड़ा करेंगे और आप देखेंगे कि वो एक तारीखी इसराइल जो है हम उसको दोबारा से जिंदा कर लेंगे। ये जो नस्ल परस्ती और ये जो एक एहसास से बर्दरी, वो गिडोन लिवी कहता है कि ईरानी मर रहे हैं, तुम इनसे पूछो, ये जो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं बीच पर जाकर इनसे पूछो कि तुम लोग 60,000 बच्चों के, औरतों के कातिल हो, तो ये कहेंगे कौन सी औरतें, कौन से बच्चे, हम तो किसी इंसान को नहीं मारते, मतलब अभी इंसान। आप हाँ, तो आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आशीष साहब जरूर, की बात को एक सेकंड, एक एतराज सेकंड, बता आप देना। जरूर इकोनॉमिक्स की रूह से देखें, एम्पिरिकल एविडेंस पर देखें, लेकिन जहां ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन एस्पायरेशंस आती हैं, हम उसको निगेट नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने आपकी बात काटी। अब मैं कर लूं बात? देख लें, सोच लें। हाँ, मैं सुनूंगा तो से। ओके, ओके, देखिए, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, हमने कश्मीर के अंदर बिल्कुल 90 की दहाई को गुजरे 30 साल हो गए हैं, उसे छोड़ दें आप। जो कैंप्स यहाँ लगते थे, जो तस्वीरें यहाँ लगती थी, जो लोग यहाँ से जाते थे, वो सब मेरे जानने वाले थे। किसी ज़माने में हमारे घर पे मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, उसके नताइज भी मैंने देख लिए हैं। आपने कश्मीर में, मैं कश्मीर की एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ, आपने कश्मीर में बहुत अरसा
लोकल, अब मैं दहशतगर्दी कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा या और लोगों को बुरा लगेगा, बट चले, लोकल इंसर्जेंसी को आपने सपोर्ट करके देख लिया। आपने बेशुमार कश्मीरियों को मरवा कर देख लिया। आपने पाकिस्तान के कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मरवा कर देख लिया। हाफिज सईद साहब ने मस्जिदों से लोगों को रिक्रूट कर करके वहां भेज दिया। जमात इस्लामी के लोगों ने मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों को रिक्रूट किया, भेजा, मरवाया, उनके ताबूत वहां से आए। जबकि आपके अपने बच्चे जो हैं वो सारी दुनिया में पढ़ते रहे, और अमेरिका में जाके जो शैताने बुजुर्ग है वहीं से आपने तालीम हासिल की। तो वो कहानियां, ये जो ह्यूमन इमोशंस है ना, ये बेचने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। ये बहुत अच्छा फ्यूल है जो हमें हाफिज सईद साहब जैसे लोग, हमें सिराजुल हक जैसे लोग, मुनव्वर हसन जैसे लोग, मौदूदी साहब जैसे लोग हमें सदियों से बेच रहे हैं, और हम बड़ी खुशी से खरीदते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के ना एड्रेनलिन को जो है ना वो करता है, तो हमारे बूस्ट। जज्बात उभारता है, हम बहुत खुश होते हैं। हकीकत की दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत की दुनिया में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बेवकूफ़ों वाली बात है, हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। आर्टिकल 370 खत्म हो गया, क्या कर लिया हमने? कितने कश्मीरियों ने वहां पे जाके उसके बाद जो है, आर्टिकल 370 के खत्म होने से बड़ी चीज तो कोई नहीं थी, बट खत्म हो गया। उसके बाद आपने वहां कौन, उसके बाद आपने कौन सी इंसर्जेंसी देखी है आपने? उन्होंने, वो लोग लाशें उठा उठा के थक गए हैं वहां पे। उधर के कश्मीरी भी, आप पाकिस्तान के कश्मीरियों से अब जाके मैं मिलता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, और हो सकता है कुछ कश्मीरी दोस्त मेरे नाराज हों, कुछ कश्मीरी दोस्त मेरे खुश हों, बट कोई कश्मीरी पाकिस्तान से खुश तो मुझे नहीं मिला। और मैं कोई हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं कह रहा हूँ। मैंने अगर 100 लोगों से बातें की हैं तो 100 में से 100 पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। 100 में से 100 जो है वो खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं। 100 में से 100 पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अली गिलानी साहब वाला फलसफा दफन हो गया। तो आपने इतनी लाशों की बुनियाद पे हासिल क्या किया? अक्साई चीन वहीं का वहीं खड़ा है, पाकिस्तानी कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। उल्टे आपने कारगिल वगैरह 71 के अंदर वो आपने गंवा दिए, आपके आपके थे इस साइड के ऊपर। आपका पूरा जो कश्मीर, ग्रेटर कश्मीर का जो सकरदू, जो आपका हुंजा, जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है, वो सब आपसे नाराज है। पूरा कश्मीर आपसे नाराज है। इंडियन कश्मीर जो है वो बिल्कुल इंडियन कश्मीर के साथ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने इतने साल कोशिश करके देख लिया। आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके देख लिया, आपने और आपने कमांडर सलाउद्दीन के कैंप्स को सपोर्ट करके देख लिया, आपने शेख रशीद ने कैंप यहाँ पे लगा के देख लिया, आपने हजारों पाकिस्तानी जानों को नजराना दे दिया। ये नजराने और ये जाने कुर्बान और वतनीयत और कौमियत और लिसानियत के, कभी एथनिसिटी के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, ये सिर्फ जो खून बेचा जाता है ये बेचने के लिए होता है। फैक्ट्स ये है कि आज इंडिया आपसे बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है। आपने अभी एक जंग जिसके बारे में बेशुमार मिस्ट्रीज है, 11 बंदे आपके नूर एयर बेस पे मरे हैं, उनका बदला किसने क्यों नहीं लिया आपने? आपके कराची वाली जो बेस है, क्या नाम था उसका? मसरूर। नहीं नहीं, मसरूर नहीं थी, मसरूर नहीं थी। हम्म। हैदराबाद वाली रोड पे जो मरी, जिस जहाँ आपका वो तैयारा भी तबाह हुआ। नूर एयर आपके एयर बेसिस के ऊपर लोग मरे। हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे लोग मरे। हम तो उनका बदला नहीं ले रहे। हमने 6 तैयारे गिराए, पता नहीं कितने गिराए, गिराए होंगे, 6 तैयारे गिरा लिए। सस्टेनेबल वॉर, हमने वॉर हिस्टेरिया बेच दिया। उसका नतीजा क्या निकला? हमने एक फील्ड मार्शल बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। इतने अरसे से फील्ड मार्शल नहीं था, हमें फील्ड मार्शल नसीब हो गया इसी बहाने। 20% दिफाई बजट बढ़ गया। इंपीरिकली हमें क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता। इसी जंग के दौरान, इसी जंग के दौरान हम 1 अरब डॉलर की आईएमएफ से रिलीज होने के ऊपर भंगड़े डाल रहे थे। हम्म। जिस साल सिर्फ जो है 140 अरब डॉलर का इंडिया सॉफ्टवेयर बेच रहा था। तो मतलब यार, ये जिंदगी बड़ी लेकिन मुख्तलिफ आहिर साहब। है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये जो आपने इसराइल में जो हमास ने जो कुछ बेचा, मैं समझता हूँ फलस्तीनी मुसलमान जो हैं उनका, या फलस्तीनी मुसलमान, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा से ये एक अरब, बेसिकली इट्स एन अरब फिलोसफी। इन्होंने जॉर्ज हबाश का नाम लिया, लैला खालिद का नाम लिया, क्रिश्चियंस थे बेसिकली। हाँ। फात की बीवी भी करे, तो अरब्स में बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की थी। मैं मिला हूँ उन क्रिश्चियंस से जो लोग रहते हैं, उनकी हमदर्दियाँ अभी भी मुसलमानों के साथ ज़्यादा हैं या अरब्स के साथ ज़्यादा हैं, क्योंकि दे रिलेट विद देम यस। मोर। जो यूरोप से इसराइली बहुत सारे आए हैं, उनके साथ वो उस तरह रिलेट नहीं करते। तो ये इसे ना, हमने एक इंसानी मसले को इस्लामी मसला बना दिया। दैट वाज आवर स्टुपिडिटी। एडवर्ड सईद ने नहीं बनाया, इकबाल अहमद ने नहीं बनाया, ये हमारे, फ्रांस फैनन ने नहीं बनाया। ये ठीक है। ये ईरान ने बनाया है, जान ने। ये यस। हिजबुल्लाह ने बनाया है, ये हमास ने बनाया है। इन्होंने ये बाउंड्रीज ये खड़ी की हैं, जहां इन्होंने इंसानों को मसलक और मजहब की बुनियाद पे तकसीम कर दिया है। ये इनकी बेवकूफ़ी है। नुकसान हुआ है। फलस्तीनियों के मुस्तकबिल का कातिल जितना इसराइल है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा मैं कि इसराइल नहीं है, कोई इसराइल की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा। इसराइल ने जो कुछ किया है वो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज हैं, बिल्कुल हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ,
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टेररिज्म करेगी। टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म कर रही थी बिकॉज उनका तो भाई एजेंडा ही है, वो तो बने इसलिए है ना, हमास वाले बने इसलिए हैं। लेकिन टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म करे और आप जाके वजीरिस्तान में पूरी की पूरी आबादी के ऊपर जेट जहाज़ों से बमबारी शुरू कर दें, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग वो भी करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग आप भी करते हैं। एक रियासत और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फ़र्क होना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो फ़र्क ना इसराइल मेंटेन करता है ना हम मेंटेन करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि आप इल्जाम देते रहे इसराइल को, अगले 100 साल दे ले मेरी तरफ से इल्जाम, हल क्या निकलेगा, फायदा क्या होगा? मैंने नोवा साइट जो है मेरे पास, उसकी तस्वीरें पड़ी हैं, उसकी वीडियोज भी पड़ी हैं। ये जो 7 अक्टूबर का अटैक है, तो अनप्रेसिडेंटेड ना, इस तरह आप घुसे क्या नाम था उसका, वीर नोज, जो उनका गांव था, पूरा का पूरा गांव आपने मार दिया। आपने वहां बच्चे जो हैं, जो रात की डांस पार्टी के अंदर मौजूद थे, आपने जाके इंडिस्क्रिमिनेटली उनको मार दिया, मार मूर के। मुझे याद है, अब मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये हुआ और जिस दिन हमास ने उसके साथ रॉकेट्स भी चलाए, देयर इज दिस गाय। अब अल्लाह जाने वो बाद में यही जनरेटेड थी कि नहीं थी, बट वो फैक्ट भी हो सकता है। एक बंदा जो है वो भाग रहा है और खुश है, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है और नारे लगा रहा है मर्ग बर इसराइल के और ये वो। उसी बंदे की 3 दिन बाद वीडियो आती है जब वो रो रहा है कि 3 बच्चे उसके जो है मर गए हैं इसराइली बमबारी में, उनको गोद में लेके। सो आई डोंट नो, उसे नहीं पता था कि उस वक्त जो रॉकेट जा रहा है जो शहरी आबादी पे गिरेगा उससे भी कोई बच्चा मरेगा। तो मेरे लिए यकीन रखिए कि बच्चा जो है वो इसराइली मरे या फलस्तीनी मरे, मैं फर्क नहीं कर सकता। मैं इस वक्त आधा पाकिस्तानी सोशल मीडिया, बल्कि 90% सोशल मीडिया जो है बहुत खुश होता है जब तल अवीव के ऊपर रॉकेट गिरता है, मैं खुश नहीं होता। मैं तेहरान के ऊपर रॉकेट गिरता है तब भी खुश नहीं होता। रॉकेट गिरा के हमने खुशी नहीं लेनी, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल। जंगों का हमने फायदा होते नहीं देखा, खास तौर पे मॉडर्न जो हमारा अब जो टाइम है इसमें हमने जंगों का फायदा होते नहीं देखा। तो चलें, आप कहते हैं यार एक इस्तेमार है, एक्सपेंशन है, उन्होंने तो जंग करनी है। सोहेब साहब ने कहा जी सारे इसराइल ने जंगे जो है वो जंगों का राइट जो है इसराइल ने वन वे और दी अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद, चले मैंने मान लिया। मैं इस वक्त तारीखी बहस में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप आज के दिन क्या करेंगे? आप आज के दिन क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो हमास ने किया? उसका नतीजा आपने देख लिया। 60,000 लाशों की कीमत कौन चुकाएगा? अगले 60,000 साल में नहीं आप चुका सकते। वाई डू यू पोक अ बेयर जब आपको जरूरत नहीं है उसकी? क्या कोई और रास्ता नहीं था? वो कहते हैं यही रास्ता था। इस रास्ते से अगर मैं भी यही हूँ, शोजेब साहब भी यही हैं, मैं तो शायद नहीं रहूंगा, ये तो अभी भी बहुत अरसा रहेंगे। तो ना मेरी लाइफ में गजा का कुछ बनना है, ना इनकी लाइफ में गजा का कुछ बनना है, जिस तरह हम मास बनाना चाह रही। जो रह गया लेकिन वो भी हाशिर साहब, हमने हाँ, लेकिन इंपेरिकली फलस्तीन की रियासत इस सारी जिद्दोजहद में सुगड़ते देखी है कि फैलते देखी है? सुकड़ते थे। तो सुगड़ते देखिए तो मजीद सुकेड़ लीजिए आप मजीद सुकेड़ लीजिए। आप एक दिन कहें यार जो कुछ हो गया, गलत हुआ सही हुआ, मैं उसकी बात, वो उसकी एक अलग बहस हो सकती है। मैं मान लेता हूँ गलत हुआ। मैं सेटलर्स को मैं समझता हूँ, सेटलर्स जो जो हैं वो गलत हैं। मैं बहुत जगह समझ, इसराइल के साबरा शतीला कैंपों से लेके, जो हमारे जवानी के दौर में है, शायद हमारा बचपन वहां से लेके, और बेशुमार इसराइल के आप सैकड़ों ऐसे किस्से गिनवा सकते हैं जहां उन्होंने बड़ी शदीद ज्यादतियां की, कर दी है ना ज्यादतियां। आप क्या करेंगे ज्यादतियों के जवाब में? ज्यादतियां करेंगे, यू नो द पावर ऑफ इसराइलीज, यू नो द पावर ऑफ यूएस। आप इस्तेमार का नारा लगा लें, आप कहें यार हम लेटेंगे नहीं, हम गैरत, ये गैरत, गैरत दरवेश को ताज सरेदारा नहीं पहनाती आजकल के दौर में। गैरत पूरी की पूरी कौमें खत्म कर देती है। दाइश भी गैरत बेच रही थी लवांट के अंदर, पूरे के अंदर। उस गैरत को बेच के क्या कर लिया उन्होंने? ईरान ने भी शिया गैरत ही बेची है, सारे मशरक वस्ता में दहशत एक्सपोर्ट करके। उसका नतीजा क्या देख लिया? मैं ये कहता हूं, मैं जो आप हल की बात करते हैं, हल जंग में मुजमिर नहीं है। हल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में मुजमिर नहीं है। नहीं पीएलओ है। यासिर अरफात के दौर में लाख बुरी थी, बट वो हमास इतनी बुरी नहीं थी। इसराइलीज से दे फॉट ऑन द टेबल एज वेल, समहाउ दे फॉट अ वॉर एज वेल। ठीक है। तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं, इसका नतीजा कोई अच्छा मुझे निकलता नजर नहीं आ रहा। सवाल इस वक्त गलत या सही का नहीं है, सवाल ये है कि आपके 20 लाख लोग गजा की पट्टी में हैं। आपको पता है, मेरी एक दफा गजा के आ, चलें छोड़ें कौन बंदा है वो मैं नहीं बताता आप। बहरहाल, एक बंदा जो गजा की एडमिनिस्ट्रेशन, समझे, गजा की एडमिनिस्ट्रेशन इसराइलीज के पास रही बहुत अरसा। ठीक है। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा, पता है गजा आपको, बहुत पुरानी बात है, गजा, और ये अमेरिका में एक किसी से मुलाकात में बात हो रही थी।
उनका गजा मिस्री इलाका था। जब हमने वापस किए मिस्र को, तो हमने गजा भी कहा कि वापस ले लो, और मिस्र ने लेने से इनकार कर दिया। तो मैंने, अच्छा, एंड आई आस्क्ड क्वेश्चन, आई सेड व्हाई? बिकॉज दे आर स्मार्ट पीपल, दे डोंट वांट दीज इन देयर in their own border. They don't want Palestinians in their own borders. You know, now deny that. उर्दन बहुत अरसा चैंपियन रहा है ना। इन अ गिवन इन वन स्ट्रोक सबसे ज्यादा फलस्तीनी हमने ब्लैक सितंबर में मारे। किसने मारे? उर्दन ने मारे। ये तो गजा वाली कहानी तो अब शुरू हुई है। इससे पहले सबसे बड़ा मैसेकर जो है वो उर्दन ने किया। आपके अपने ज़ियाउल हक साहब जो थे, वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे उस दौर में वहां के ऊपर। तो ये जो हिमायत करने वाले मुल्क हैं, इसमें से भी कोई फलस्तीनियों को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। गजा की पांच, चार क्रॉसिंग्स हैं, पांच क्रॉसिंग्स हैं, उसमें से एक क्रॉसिंग रिफा है। सबसे ज्यादा अरसे से कौन सी क्रॉसिंग बंद है? रिफा बंद है। रिफा किसने बंद की है? रिफा मिस्र ने बंद की है। इसराइल ने तो बंद नहीं की। खान यूनिस वाली क्रॉसिंग तो नहीं बंद रही। अभी भी जो जाती है वो अब कुछ जाना, खैर रिफा फिर बंद हो गया मेरा ख्याल है। बट वो इसराइल के थ्रू होके जा रही थी, आपकी जो थोड़ी बहुत एड भी जा रही थी। रिफा क्रॉसिंग उन्होंने उस दौर में भी नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली मिस्र ने क्रॉसिंग? मिस्र बहुत अरसा चैंपियन रहा है फलस्तीनी कॉज का। कितने फलस्तीनी मिस्र ने बसाए हैं अपने पास बुलाकर? उर्दन ने कितने बसाए हैं? उर्दन ने कितने निकाले हैं फलस्तीनी? किन बुनियादों पे निकाले? मैं ये नहीं कह रहा कि फलस्तीनी बुरे हैं या अच्छे लोग हैं, बट गजा क्यों मिस्र ने वापस नहीं लिया? मिस्र ले लेता वापस। गजा तो इसराइल का हिस्सा भी नहीं था कभी। गजा तो फलस्तीन का हिस्सा भी नहीं था। गजा वॉज अ इजिप्शियन टेरिटरी। आज गजा का हम रोना रो रहे हैं, इजिप्शियन टेरिटरी। इजिप्ट कुड हैव इट। इसराइल ना घुसता। इसराइल तो इजिप्ट में नहीं घुस रहा। आप इजिप्ट से पूछें क्यों नहीं लिया। इजिप्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जो गजा में आज हो रहा है। गजा वॉज नेवर पैलेस्टाइन, गजा वॉज नेवर इसराइल। लेकिन हाशिर साहब, ये तो बहुत, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल देखें ना, कि करबला से सबक लेने वाली कौम ने किस तरह से इसराइल को, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा। आपको ये उम्मीद थी कि आशीष इसराइल को साहब, ऐसा वो आपको उकसा इसकी रहे हैं, पिटाई आप होगी। वो नहीं नहीं, शमसुद्दीन मैं, भाई आपको उकसा रहे हैं, आप उकस इसमें ही नहीं उम्मीद, रहे। आप करबला देखें सर। नहीं ठीक है, नहीं, मैं उकसा नहीं आखिर रहा, में मैं तो होगा ये। हकीकत चले जो सर, हुआ। जिस तरह आप करबला वालों का को हुर्रियत, मैं तो खुद भी उनको हुर्रियत के मीनारे के तौर पे, इस्तारे के तौर पे लिखा है, तो हम भी ईरान को फिर हुर्रियत के इस्तारे के तौर पे लिखा करेंगे। बच्चा क्या, अलबत्ता कोई नहीं उनमें से। हाँ, आपने जिਵੇਂ करबला, करबला जिਵੇਂ वाली शाम कहानी करके उनको करना जिस है, तरह करबला में तो शाम गरीबा उतरी थी, तो फिर शाम उतरनी गरीबा, शाम गरीबा आप ये चाहते हैं कि ईरान की भी शाम गरीबा मनाई जाए? कमाल हो गया यार। नहीं तो ईरान ने तो ताकत का, पर जो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसकी पुशपनाही पर इसराइल लड़ रहा था ना, तो उसको कम से कम जवाब तो दिए ना आशीष साहब। इसको तो और आप, उससे क्या इसको फायदा कोई हुआ? हैसियत नहीं देंगे आप। बहुत नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। फायदा क्या हुआ उससे? नहीं, फायदा आप मुझे नुकसान देखे ना इंपेरिकल, अब नहीं एक सर जंग, देखिए, मैं आपको एक जंग, बात बताऊं, बड़ी ईमानदारी जी की बात, मैं ये, पता जी है जी, जब हम बात करते हैं ना ये प्रैग्मेटिक बातें, तो लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, कि लोगों के जज्बात उससे बहुत बुरी तरह हर्ट होते हैं। घर में आपका बच्चा जो है ना, आपको पता है ना, माँ बाप कहते हैं सारे बच्चों से प्यार करते हैं। आपकी उम्र हो जाए ना 30 साल, और आप घर में कमा ना रहे हो, तो माँ बाप का प्यार खत्म हो जाएगा आपके लिए। घर से ठीक है। लात मार के बाहर निकाल देंगे। दुनिया कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल पे चलती है, इसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह मियाँ को भी ना आके बताना पड़ता है कि भाई अच्छे काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा जन्नत की शक्ल में, और बुरे काम करोगे तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जहन्नुम की शक्ल में। नहीं ये तो हाशिर अल्लाह साहब, ने इंसानों को कायल कर जब सका आप, कॉस्ट बेनिफिट के बगैर। तो आप कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट छोड़ दें? नहीं मैं ये नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब आप पे जंग मुसल्लत कर दी जाए ना, तो उसके बाद तो आपने कम से कम, बिल्कुल। जी आप फिर बिल्कुल। भी नहीं नहीं जवाब नहीं, देंगे। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इस स्ट्राइक की बात करें, तो इसराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कोई लॉजिक नहीं थी इस वक्त। असूली तौर पर कोई लॉजिक नहीं थी। ये क्यों हुआ, मैंने आपको उसकी रीजन बता दी। मैंने आपको उसकी रीजन बताई। 23 अक्टूबर, ये देखिए, मेरी मुलाकातें बहुत से लोगों से रही हैं, और बहुत से ऐसे लोगों से रही हैं जो बुनियादी तौर पर इसराइल से बहुत हमदर्दी रखते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है एक रिस्ट्रेंट उनके अंदर मैंने हमेशा देखा। जूश प्रोफेसर्स हैं, जूश दानिश्वर्स हैं, लोग हैं जो जूश लॉबिस्ट हैं, उनसे मैं मुलाकात रही। देयर टोन हैज कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर द अक्टूबर अटैक। दे बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। नाउ यू एंड आई कैन नॉट बी इन देयर शूज। हम आप उनके शूज में नहीं हो सकते। हमारे बच्चे नहीं मरे, इस तरह नहीं मरे। या हो सकता है आप कहें यार ये देखें फलस्तीनी इतने मार रहे थे, एक दिन अगर आपके 1200-1500 मर गए तो कौन सी ऐसी क्यामत आ गई? तो मसला शायद ये है कि उन्होंने कभी अपने 1200-1500 इस तरह मरते देखे नहीं थे। उनके लिए बिल्कुल अनप्रेसिडेंट था। अमेरिकन ने कभी न्यूयॉर्क के अंदर
लोगों को मरते देखा नहीं था। तो इतना बड़ा उनके लिए एक अचंभा था कि उन्होंने कहा यार हमारी बॉर्डर्स के अंदर आके किसी ने मार दिया, तो हम तो इसका जवाब हर हाल में हमें देना है, और इस तरह देना है कि जिसने ये किया उसको कभी जरूरत ना हो ये करने की। उन्होंने पूरा पूरा मुल्क उजाड़ दिया उसके पीछे। दो बिल्डिंग्स गिरी थी ना, दो बिल्डिंग्स गिरी थी, आपने पूरे के पूरे मुल्क उजाड़ दिए उसके पीछे। अक्टूबर के बाद नैरेटिव ये था कि हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ एंड एवरीबडी हु इज सपोर्टिंग हमास, दैट्स इट, एंड एवरीबडी हैड दैट इंस्टांस। हमास कुड बी ऑन द टेबल, मतलब अक्टूबर के अटैक जो थे वो भी अनप्रोवोक्ड अटैक थे, उन अटैक्स की उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं थी उन अटैक्स की करने की। आप उससे बहुत बेहतर नतीजे हासिल कर सकते थे अगर हमास टेबल पे आ जाती या बात कर लेती। आप कहें नहीं जी टेबल पे क्यों आते, वो सेटलर्स ये कर रहे हैं, हमने वो हमारे मार रहे हैं, हमारे देखें 40 साल से लोग मर रहे हैं, 1948 में ये हुआ, तो 1948 का बदला आपने 7 अक्टूबर को ही आके लेना है। ये अब निकल आए इस कहानी से। सो जो टोन थी ना, जो एनेक्डोट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एनेक्डोट ये था कि मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसकी सारी जिंदगी मैंने कभी जिसको जंग के हक में बात करते नहीं देखा था, और उसका व्यू पॉइंट ये था कि नाउ हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड बिकॉज हमास इज द फेस ऑफ इवल ऑन अर्थ। बीबी, नेतन्याहू को बीबी कहते हैं ना वहां पे, बीबी वॉज एबल टू फाइनली सेल इट टू ऑल इसराइलीज दैट हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड। आपको पता है अक्टूबर से पहले एक बहुत बड़ा फैक्शन था जो कहता था कि हमें बात करनी चाहिए और इस पे आना चाहिए। एंड नेतन्याहू जो फार राइट वाले थे वो सारे हमास को इरेडिकेट करने के चक्करों में थे, बट उन्हें फुल फ्लेज अवामी सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही थी। 7 अक्टूबर के बाद वो सपोर्ट उन्हें मिल गई, आम बंदों की तरफ से भी मिल गई, माँ सिवाय उनकी फैमिलीज के किसी हद तक हैरत अंगेज तौर पे जिनके बच्चे वहां पकड़े गए थे, वो अभी भी बात कर रहे हैं कि यार बात करें हमारे। आपको पता है ना अभी भी जो हॉस्टेजेस ने छोड़े थे, उन्होंने बहुत सारे हॉस्टेज तो अभी भी नहीं छोड़े। तो वो जो जो टोन चेंज हुई, उस टोन के चेंज होने के बाद आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना। 50 50 60 हजार लोग मर गए, जेनोसाइड हो गया एक। क्या आपको मैं, अच्छा चलें मैं शोजेब साहब को और आपको दोनों को हमास की चेयरमैनी अता करता हूँ तारीख का पहिया पीछे घुमा के, और आपको मैं ये इल्म देता हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो 60 हजार गजा में लोग मारे जाएंगे। आप 7 अक्टूबर की अटैक करेंगे दोबारा? तुम बताओ भाई। मैं तो करूंगा। फिर मैं और शोजेब आशीष मुख्तलिफ साहब। तरह से सोचते हैं। मैं करूंगा और मेरे इस तरह करने के पीछे एक जस्टिफिकेशन है। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं बयान करता मसला जी ये जी है ना करें भाई शोजेब बयान। भाई कि जिस जिस कौमियत ईमानी की वजह से या कौमियत की वजह से आप कर रहे हैं, मेरी बात हूँ। आखिर सुनिए। साहब, आपको अल्लाह अल्लाह जानता है ना, नहीं इसमें कोई ना नहीं नहीं, ना अल्लाह को इसमें छोड़ दे, कोई अल्लाह को जज्बा छोड़ दे। तो फिर आपको या ये मुझे मुझे किसी को बताने ये देना। हक नहीं है, किसी को ये हक नहीं है नहीं, कि हम कोई ऐसा आप इकदाम करें जिसमें एक 6 महीने के बच्चे की जान चली जाए जो अपने लिए खुद बात नहीं कर सकता, माँ सिवाय इसके कि मैं 10 हजार बच्चों की जान जो है दाव पे लगा दूं। मैं तो नहीं करूंगा, आप करना चाहें शौक से, मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी सारी कौम करना जी चाहती है, शहजाद साहब, सारी आप क्या सारी कौम जस्टिफिकेशन दे जज्बा रहे हैं? शहादत से सहारा करती रहे, मैं अब क्या कर सकता हूँ। 2005 जी में गजा से 2005 में गजा से इसराइल ने अपनी बस्तियां डिसमेंटल की थी और अपनी अफवाज वापस निकाल ली थी। 2006 में इलेक्शन हुए थे, हमास इलेक्शन जीती थी। इस्माइल हानिया गजा में वजीर आजम बने थे। 2005 से लेकर अक्टूबर 2023 हमास के हमले से एक दिन पहले तक गजा में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 9,600। 2005 से 2023 9,600। गजा में उस जमाने में जब इसराइल वहां से निकला तो इन उसकी अठारह आबादी। इन 18 सालों में हमास ने कोई एक रॉकेट फायर भी नहीं किया इसराइल के ऊपर। हर रमजान में कौन रॉकेट फायर करता था जिसके बाद ही रिटेलिएशन होती थी? एवरी रमजान विदाउट फेल। वो ये कहते हैं हमें हर थोड़े अरसे के बाद गजा में घास काटना होता है और मगरबी किनारे हाँ में घास ठीक है, काट। ठीक हो गया, हो गया। आपने कर लिया ना, आपने 9 हजार मरवाए, आपने एक साल में 60 हजार मरवा लिए। सर बात ये है कि बात यह है क्या भाई कि 18 साल में गजा में एक इलेक्शन भी क्यों नहीं हुआ? फलस्तीन में इलेक्शन ना करवाने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह इसराइली ऑक्यूपेशन है। इसराइल इजाजत नहीं देता गजा में और मगरबी किनारे में एक वक्त इंतखाबात होने की। इसराइल इजाजत नहीं देता उन 16,000 फलस्तीनियों को
वोट देने के लिए जो इस वक्त इसराइल की जेलों में कैद हैं। इसराइल इजाजत नहीं देता उन लाखों फलस्तीनियों को वतन वापस 15,000 लाने फलस्तीनियों की वजह से शोजब अभी इलेक्शन हो रहे हैं। कमाल हो गया यार शोजब छोटे। आपने अभी ये की। दलील दी। इस, इस, तरह- शोजब इस, आपने मैं शोजब दलील देना चाहता आपने हूं, अभी मैं एक, मुझे, हाँ, जी जी, मैं आप कहना अपने आप आपने ये कहा ना 2006 से 2023 तक 9,000, और 2023 से लेकर अभी तक जो है ना वो कितने, साठ साठ हजार हजार 60,000 तो भाई हो ये तो सकता है, ज्यादा दो हुआ लाख होगा ना। हो सकता है, 2 लाख लोग मर चुके हों, 60,000 तो वो है जिनके तो नाम हमें मालूम है। आप इसलिए जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस पर हमला करेंगे 23 अक्टूबर, और हमला आप अभी हमास के आप सदर होने के सर, नाते, नॉर्मन कि फ्रेंकनस्टाइन वो क्योंकि शिकागो यूनिवर्सिटी में जो होलोकास्ट सर्वाइवर फैमिली से हैं, जू हैं, उनसे किसी ने पूछा कि सर ये हमास ने जो किया ये क्या किया है। उसने कहा तुम अपने आप को तसव्वुर करो कि तुम ऑशविट्ज के कैंप में हो, जहां मेरे वालिदैन थे, और मौत का फैसला, जिंदगी का फैसला, किस तरह मरना है, कब मरना है, किसने मरना है, सारे का सारा नाजियों ने करना है। चंद सर फिरे जूस ने ये फैसला किया कि ये सारा सेटअप ही हमें मारने के लिए है, और हमने मारे ही जाना है, आज नहीं तो कल हमने मारे ही जाना है। क्यों ना हम अपनी मौत की तारीख नाजियों से छीन के खुद लिख लें। आपको आपको ये क्यों ये आप खुदा का वास्ता है, ये नहीं जज्बाती नहीं नहीं, गुफ्तगू। आप खुद नहीं मरते, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मरवाते हैं जिनकी जिनको आपसे मतलब नहीं है। ये जिन्होंने नाजी ऑशविस ऑशविस कैंप वाले रोज जाकर $5,000 दे उसके मेरी कमानी, अंडरस्टैंडिंग के अठारह मुताबिक हजार कुर्बानी। मेरी खैर, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गज्जा में और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हालत आशविट्स के कैंपों में रहने वाले यहूदियों की हालत से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, फिर सिवाय आपने इसके, आपने सिवाय मुझे नहीं इस, पता, मुझे ये नहीं मैं पता आपने कभी गजा जो है वो किस नज़र से देखा है, और ऑशविस का तो शायद आपने कभी दौरा नहीं किया। तो बहरहाल ये एक बहुत ही नहीं, मैं तो चले, हाफिज मैं साहब आगे कहूंगा। बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। अभी जे हाशिर साहब ने भी ये बात कही, और गुज़श्ता एक गुफ्तगू में शोजब साहब का भी ये था कि इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाज नहीं था, ये गैर मंतिकी था। लेकिन हाशिर साहब, मेरा नहीं नहीं, आपसे मैंने सवाल है, गैर और यही मंतकी नहीं सवाल मैं कहा, शोजब, मैंने गैर मंतकी नहीं कहा। मैंने आपको उसकी मंतक बताई है ना, मैंने आपको बताया कि इसराइल ने क्यों किया, मैंने आपको वजह ही बता दी इसराइल के पर्सपेक्टिव से। गलत या सही नहीं, बट इसराइल का पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया। और नहीं तो हमास आप ने एक, और हमास ने अक्टूबर 2023 में हमला क्यों किया था, उसकी भी एक मंतिकी वजह है, उसकी भी जी, कुछ। बिल्कुल है, मैं बट वो नहीं, मंतकी वजह बात ये ना, इन द हाइंड साइट हमें आज ये नजर आ रहा है कि वो मंतकी वजह ले- बेवकूफाना गलत थी, और उसका नुकसान हुआ है। तो इसराइल हाशिर साहब का आप हमला इस भी हो सकता मंतिकी है, दो वजह साल को नहीं बाद हम मान ये रहे कहें ना, कि इसराइल का हमला भी गलत था, हो सकता है वो सही निकला है। तो वो तो हाइंड आप साइट इस में। मंतिकी वजह आप इस वजह को नहीं मान रहे ना कि ये गलत कौन था, है? इसराइल का जो हमला था ईरान नहीं, पर। मैं देखिए, मैं असूली तौर पर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। असूल की बुनियाद पे इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। क्या किसी भी उसूल है वो? रियासत का दूसरी रियासत पे हमला जो है वो एजम्पशंस की बुनियाद पे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा देखिए, हूँ, जैसे जैसे इंडिया ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो वो एजम्पशन की बुनियाद पे था ना। अब पहलगाम में हम मुलविस थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। बट जब एजम्पशन की बुनियाद पे, तो आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। तो नहीं, मैं अगर इंडिया अगर का पहलगाम जस्टिफाई, में इस पाकिस्तान मुलवस होता तो इंडिया का हमले का जवाब था ना आपके नजर, उसूली तौर पर। असूली तौर पे बन सकता है, यस, अगर हम जी मुलविस तो होते अब तो। हम जी तो अभी हम जब इसराइल की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही इसराइली रियासत का क्याम हुआ, तो अरबों ने चार जंगें लड़के उसके वजूद को खतरे के अंदर डाले रखा। अरबों ने फिर बाद में प्रॉक्सीज के जरिए उनका जीना महाल किए रखा। फिर ईरान पिछले 40 साल से प्रॉक्सीज के जरिए उनको मार रहे हैं, कहीं हिजबुल्ला खड़ा करके, कहीं हमास की मदद करके, कहीं पर होशियों के साथ, और कई तरीकों से ना। तो उसके बाद भाई इसराइल तो बेचारा खुद मजलूम तरीन रियासत नहीं है आपकी नजर में, उसको हर तरफ से हमलों का खतरा है, तो वो अपने उसने पहले डंग निकाल दिया। ये उसको खुदा की तरफ से खुसूसी मदद हुई इसराइल को, क्योंकि वो अल्लाह की चहीती कौम है। उसने वो सारे मशरिकी वस्ता से वो जिहादी और ये सारा खत्म किया ना। अब उसने कहा भाई ये जो सबसे बड़ा इन सब का सरपरस्त बनाओ, उसको भी अटैक की। तो ये जितने प्रॉक्सीज के जरिए तंग किया गया, इसके पीछे ईरान था या नहीं? अगर ईरान था, तो फिर तो इसराइल का बिल्कुल हमला जायज है इस पे, मैं आपको वही बता रहा ऐसा हूँ, नहीं है। इसराइल ने तो यही जस्टिफिकेशन बनाई है ना। लेकिन देखिए, इसराइल ने जस्टिफिकेशन ये बनाई नहीं है, मसला ये है। अगर आप ये नहीं, जस्टिफिकेशन हम बनाते, बना रहे हैं ना, हम तो नहीं नहीं, इसराइल। वो तो हम बना रहे हैं ना। इसराइल ने 2002 के अंदर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ईरान जो है वो बस अगले महीने बम बना लेगा। ये यूएन की तकरीर है, ठीक है। उसके बाद 2008 में उन्होंने कहा बस 3 महीने रह गए, ईरान बम बना लेगा। फिर 2016 में उन्होंने कहा 2 महीने रह गए, ईरान बम बना लेगा। तो वो भेड़िया आया वो कर रहे हैं पिछले 2002 से लेके अब तक देख लेना, 23 साल से वो कर रहे हैं। वो भेड़िया आया नहीं अभी तक।
अभी भी उन्होंने भेड़िए का कह किया है। लेकिन असल जो कहानी है, असल कहानी सिर्फ ये है कि दे वांट हमास एंड एवरीबॉडी हु सपोर्ट्स हमास टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द स्टोरी। ये कह के वो ईरान पे हमला कर नहीं सकते थे, तो बहाना उन्होंने कुछ और बनाया। बिल्कुल ठीक। नहीं तो अगर यही में हम अगर इसको जवाब बना लेते तो आप बताए ना कि इजराइली आप पर्सपेक्टिव से जो यस भी दे आर। आप जिस आपका जो भी वर्ल्ड व्यू है उसके हिसाब से इसका जवाब नहीं बनता। बन जाता है, बिल्कुल बन यह जाता है। ठीक नहीं। बिल्कुल बन जाता है, क्यों नहीं बनता। जी। हम जी। सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते। हमने अब नहीं, आप मुझे बताएं, हमने अभी चंद महीने पहले अफगानिस्तान के अंदर हमला किया। किया। इस बिल्कुल। बुनियाद पे किया। ये टीटीपी की बुनियाद में। अफगानिस्तान सॉवरन स्टेट नहीं है। बिल्कुल है। बस। यही है जी। शोजब आप क्यों नहीं समझते इस बात को? हाशिर साहब तो इस बात को मान रहे हैं। इस बात को मैं क्यों नहीं मैं समझता? यही कि भाई इसराइल इसराइल के, ये मैंने आपको भी शायद उसने यही मिसाल दी थी कि टीटीपी की तरफ से हमले वहां से होते तो पाकिस्तान एक आजाद अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क, उस पर पाकिस्तान हमला करता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी भाई इसराइल और आप सब बड़े खुश थे ना, जोश और खरोश में थे कि देखो किस तरह से हिजबुल्लाह ने नाक, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी कई बार ये फखरी अंदाज से बताया। तो एक मुल्क को आप लोगों ने पिछले जब से वो मुल्क बना है उसके वजूद को खतरे मैं में तो डाल अगर रखा है और प्रॉक्सीज मेरा के मेरा जरिए। असूल तो मेरा उस असूली उस मौकफ दंग ये को है। निकालना उसका नहीं है। नहीं, मेरा असूली मौकफ ये है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। सारे जूस को सामान समेट के जहाजों पे चढ़ के ईस्टर्न यूरोप के, रूस के, और जहां जहां से वो आए हैं वहां वापस चले जाना चाहिए, और ये खित्ता वापस जिन अरबों का था उनको मिलना चाहिए। अब ये आपको पता है अब ये हिंदुस्तान में एक तहरीक थी जिसमें ये मुसलमानों के लिए भी यही कहा जाता था कि बिल्कुल अपने अपने समेटो बिल्कुल। और चले जाओ। आप पाकिस्तान भी खत्म कराएंगे इस चक्कर में। नहीं, मैं मेरा ये मौकफ 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट्स की रोशनी में है। ये उसी तरह है जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में या तो बराबरी होनी चाहिए या गोरों को यहां से जाना चाहिए। जैसे रॉबर्ट मुगाबे ने रोडेशिया जिम्बाब्वे में कहा था या तो गोरों को जाना चाहिए, यहाँ बराबरी होनी चाहिए। जैसे कीनिया में ये कहा गया था या गोरे बरतानवी यहां से जाएं या बराबरी होनी चाहिए। मैं या तो यहूदियों को, ज़ायनिस्टों को, अर्ज मुकद्दस का जो तारीखी इलाका है फलस्तीन वहां से वो निकले, और अगर वो वहां से नहीं निकले और वो वहां रहना चाहते हैं तो वहां एक ऐसी रियासत बनाई जाए जहां तमाम लोगों को एक जैसे शहरी हकूक हासिल हो, वो चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान, चाहे द्रूज, चाहे ईसाई, जो कोई भी हो। लेकिन यूं एक अपार्थाइड रेसिस्ट रियासत बनाकर फिर उसकी जस्टिफिकेशन आप बाइबल से लेकर आए और आप मजहबी सुपरमिस्ट, नस्ली सुपरमिस्ट कहानियों की बुनियाद पर मकामी लोगों की जिंदगी के हक के, रहने के हक के, सियासत के हक के, जीने के हक के, सरजमीन के हक को जुटलाएं इसलिए कि आपके पास ताकत है। जाहिर है आप जीतेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास ताकत है आप जीतेंगे। लेकिन यकीन जानिए कि कॉलोनियलिज्म का खात्मा भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। लेकिन वरना शोजब वरना साहब हिंदू, यही एक सेकंड यार, शमसुद्दीन बात खत्म करने दें। यही काम आप लोगों ने किया था ना इसराइलियों के साथ भाई। मुझे बात करने देना। हमें आजादी चाहिए थी बरतानिया से बाय हुक और क्रुक। तो भगत सिंह ने जो किया, आजाद हिंद फौज, वो हमारे जो बंगाली थे, चंद्र बोस, बात सुभाष कर चंद्र, दो। उन्होंने जो किया, जो गांधी ने किया, जो नेहरू ने किया, जो जिन्ना ने किया, जिस किसी ने जो कुछ किया, वो सब कुछ उस एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए था कि निकलो हिंदुस्तान से। वो हम नहीं कर सकते थे और हम कभी आजाद ना होते अगर इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना आती। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया बरतानवी सल्तनत को, जबकि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुसलमान फौजियों को ये कहते हैं कि वो बरतानिया के दिफा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका में लड़ने जाए। तो स्ट्रेटजीज पर इख्तलाफ किया जा सकता है, हालात वाकयात के अंदर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना। उसके लिए वर्ल्ड वॉर 2 एक किस्म का कैटलिस्ट किरदार अदा कर गई। मैं नहीं चाहता कि मशरिक वस्ता में कोई रीजनल वॉर हो जिसमें सारे मुल्क शरीक हो जाएं, लेकिन आप देखें अरब रियासतों पर डिक्टेटर नाफिज है अमेरिका की मर्जी से। बीच में 2013 में मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी से पहले मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई। उन इंतखाबात को सबोताज करके हुकूमत उल्टने में किसका जोसेफ किरदार साहब है? आप एक दूसरी तरफ सेकंड निकल मुझे, गए ना। एक ठीक। सेकंड, एक ये बात मुझे, नहीं है ना। मैं पहले पूरी बात करूंगा फिर आप बात करेंगे। ठीक ठीक है। है। तमाम अरब मुआशरों पर इस्तेमार के बिठाए हुए डिक्टेटर काबिज हैं। कोई अरब
कोई अरब मुआशरा इसराइल के वजूद को, अरब इसराइल के वजूद को अरब सरजमीन में बर्दाश्त नहीं करते। मैं भी बहुत सारे अरबों से मिलता हूँ, बहुत सारे अरबों यार इन्हीं अरबों ने 4 जंगें लड़ी है ना, इन्हीं अरबों ने अरबों ने, 4 जंगें लड़ी है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आइदर जूस शुड गो क्या बैक, करना था जहां उन्होंने? से वो आए थे, जहां से वो आए थे वो वहां वापस जाएं, या वो एक ऐसी रियासत आप में भी रहे। जहां से आए थे वहां वापस जाए ना फिर। आप भी जहां से आए थे आप लोग वही वापस जाए, हमारे हिंदुस्तानी ये सरजमीन कुछ खैरबाद इस्तेमार, का है। ये जो ईरान में जो डिक्टेटर बैठे हुए हैं खामनई की शक्ल में, ये भी इस्तेमार ने बिठाए हैं। ये ईरान में जो डिक्टेटर बैठे हैं ये इस्तेमार से लड़कर आए हैं। अच्छा, यानी इस्तेमार, डिक्टेटर लेकिन तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये डिक्टेटर जो हाथ, तो डिक्टेटर की शर्त इस्तेमार नहीं रही ना फिर। हाँ, ये जो डिक्टेटर हाथों में डिक्टेटर है वो लिए, कहीं पे तो। हाँ, ये जो हाथों में लिए फिरता है बगावत का अलम, बादशाह को कत्ल करके बादशाह बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, शाह साहब छोड़ो यार, कैसी विलायत है फकी, ऐसे ही है जैसे शाह ने अमामा पहन लिया है। और मैं उस शख्स की बात का बिल्कुल एहतराम हमारे ना ताश की बजाय हमारे अमामा है। अच्छा, समझते ही हमारे ना, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, तो हमारे एक बज़्म अदब होती थी। तो वहाँ पे दो मुकर्रर होते थे, एक मैं होता था और एक हमारे दोस्त होते थे, उसका नाम था इफ्तिखार, अल्लाह जाने वो कहाँ होगा अब। तो इफ्तिखार जो है ना, वो बहुत आला किस्म के मुकर्रिर थे, बड़े तो वो बहुत जज्बाती तकरीर किया करते थे और उससे बहुत तालियां बजती थी। तो शोज़ेब भाई को देख के ना मुझे इफ्तिखार याद आ जाए अचानक। तो शोज़ेब भाई तालियां बजाने वाली बातें जो है ना वो बहुत अच्छी करते हैं, तो उसमें तालियां तो बज सकती ये हैं। हुआ है। मेरा मसला ये है कि मेरी बातों पे तालियां नहीं बजेंगी, लोग गालियां ज्यादा देते हैं। ओए ये कहाँ तो से आई? तालियां तो शोज़ेब भाई आप बजवा लेंगे, लेकिन ये तालियां बजवाने की कीमत जो है ना, वो देखिए, जानों की सूरत, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो जाने आपकी और मेरी मलकियत नहीं है ना। देखिए, ये जो अच्छा, बात आप कर रहे हैं ना, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि आप लपेटें और चले जाएं और आप ये करें और वहां से निकल जाएं, और आप ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया कभी ऐसे नहीं चली। चली ना, और साउथ अफ्रीका में गोरे कहाँ गए? अरे यार, नेल्सन मंडेला को आपने, इस्माइल हनिया को नेल्सन मंडेला से मिला दिया, खुदा का खौफ करें आप। साउथ अफ्रीका के अंदर 7% गोरे थे। तो यहाँ पे इस वक्त इसराइली और अरब जो हैं वो बराबर बराबर हैं तकरीबन। तो वो नहीं जा रहे लगे वहां से, और इसराइली वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, हर उस फैसेट्स को। वो 7% गोरे थे वहां पे सिर्फ। वो अपार्थाइड स्टेट थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा है, आपने तो मरवान ये गौती का नाम दिया मौजूदा तो इसराइल ठीक अपार्थाइड नहीं है? है। सर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अपार्थाइड है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेल्सन मंडेला की तरह जिद्दोजहद करें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप इस्माइल हनिया की तरह जिद्दोजहद करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं तो यासिर अरफात को आप नहीं मानते किसी तरीके से, कोई एक वो एक, मैं यासिर अरफात को एक बेहतर आदमी मानता हूँ हमास की निस्बत, बट यासिर अरफात भी कोई आइडियल चॉइस नहीं था। फलस्तीनियों को कोई ऐसी आइडियल नहीं मिली सिवाय एक आधे बंदे के जो अभी भी जेल में है, वो अलग बात है। जो वाकई फलस्तीनी कौज से मुखलिस होता, अपनी सियासत से मुखलिस ना होता। हमास जब हर रमजान में सुनिए, अब आप देखें ना, एक आप, अब ये आप ज्यादती कर नहीं रहे हैं ना। बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब शमसुद्दीन को तो आपने डांट के चुप करा लिया, तो मुझे नहीं, मुझे ना डांटिएगा मैं प्लीज। चुप रहूंगा। मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी, मेरी उम्र हो गई है। दिल, ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर वगैरह की नहीं वजह सर, ये से। मेरा क्लास फेलो ना होता तो ये मैं बेतकल्फी ना करता। तो खैर, वो नहीं, मैंने उसको डांट खाते देख के मैंने इबरत पकड़ी है, तो मैंने कहा पहले से मैं अपने आप को जो है वो कर लूँ, तो आपने मुझे भी डांट दे रहे। तो वो, नहीं, आप तकरीर तो माशाल्लाह, मतलब मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उसमें तालियां बजने वाली बातें भी बहुत होती हैं। रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। ये आपको भी मुझे पता है कि ज्यूज नहीं जाएंगे। ये आपको भी मुझे पता है कि जो बात आप एपार्थाइड की कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल उसके 100% उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स खड़े होने चाहिए, हमें उसके लिए बात करनी चाहिए, उसके लिए सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए। वो सियासी जद्दोजहद रॉकेट चलाकर नहीं हो सकती। जब आप हर रमजान में रॉकेट चलाते हैं, जो पिछले 23 साल से हमास चला रही है, और दो रॉकेट चला के आप, बल्कि वो जिस तरह 50 रॉकेट चला के उन्होंने 24 बंदे मारे, तो ये 24 रॉकेट चला के एक बंदा मारते थे, और उसके बदले वो फसलों की वो फसल कटती थी, जिसको ये कह रहे हैं 9,000 फलस्तीनी मार लिए हमने। इस दफ़ा उन्होंने 1,200 रॉकेट चला दिए, उसके बदले 60,000 बंदे मरवा लिए। तो आप देखिए, एक असूल है साइंस का कि आप एक काम करें, उसका एक नतीजा निकलता है, दूसरी दफा करें फिर वही नतीजा निकलता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि तीसरी दफा मैं करूंगा उसका नतीजा मुख्तलिफ निकल आएगा, वही नतीजा निकलेगा। तो ये आप हरकतें करके देख चुके हैं, पिछले 25 साल से एक ही नतीजा निकल रहा है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा। तो भाई स्ट्रेटजी बदल के देख लेना। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ज्यूज यहां से नहीं जाएंगे, ये तो होने नहीं लगा, नामुमकिन बात है। आपने, आप अगर कभी उस चीज पे गौर कर लेना जिस चीज को आप सब लोग बिल्कुल अपनी जज्बाती तकरीरों में इग्नोर कर जाते हैं, शमोन पेरेज स्पेस पीस एंड इनोवेशन सेंटर है, ठीक है, तल अबीब के अंदर। आप उसकी वेबसाइट देखिएगा,
और वहां पे जाके देखिएगा कि वहां काम क्या हो रहे हैं, किस किस्म के हो रहे हैं। दुनिया भर के जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इसराइली टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। मैंने उसमें से 8 प्रोजेक्ट एक दिन बैठ के स्टडी किए थे अपने एक दोस्त के साथ, जो आप ही की तरह बहुत जज्बाती है फलस्तीन के मामले में। उसने वो 8 प्रोजेक्ट देख के कहा, उसने कहा ये ज्यूज तो यहाँ से नहीं जा सकते, ना अरब अगले 800 साल में इन्हें यहाँ से निकाल सकते, क्योंकि आपकी जो दुनिया जिन चीज़ों के ऊपर चलनी है, उन्होंने उनको पता है किन चीज़ों के ऊपर चलनी है। दे हैव बिकम द टेक्नोलॉजी लीडर्स इन द वर्ल्ड एंड दे रिमेन देयर। आप जो सोच नहीं सकते, जो अमेरिकन रिसर्चर सोच नहीं सकते, वो वहां पे काम हो रहा है। एंड इट्स स्टिल कॉल्ड पीस एंड इनोवेशन, बिकॉज शमून पेरेज वाज अ डिफरेंट मैन। नेटर सेंटर आप देखें उनका एग्रीकल्चर का, आपकी और मेरी तबीयत साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में हम जिंदा हैं आज इस वजह से कि हमने डॉफ वीट जो है, हमें दुनिया ने इजाद करके दे दी थी। वो ना इजाद हुई थी तो पाकिस्तान भूखा मर रहा होता आज के दिन। आज तक हम उसके बाद डॉर्फ वीट के बाद कोई अब कोई हाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज इस मुल्क के लिए तैयार नहीं कर सके। हमारी यील्ड दुनिया में पर हेक्टर सबसे कम है। हम कहते हैं अपने आप को जरिए मुल्क हैं, पर हेक्टर सबसे कम यील्ड है दुनिया में हमारी। तो हम जिंदा नहीं रह सकते भाई। जिंदा रहने के जो अब लवाजमात हैं दुनिया के, वो बदल गए हैं। ये वो तीर और तफांग और तलवार वाली और जज्बा ईमानी वाली दुनिया नहीं रही। ये कोई और दुनिया है। एक बंदी बैठती है नवाडा के एक कंटेनर के अंदर, एक ड्रोन उड़ाती है और पूरा शहर खत्म हो जाता है। ठीक है, वो 17 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची है, जो आम हालत में आपसे, अब आप जितने जोर से आप तकरीर करते हैं, वो इसको देख के वो डर जाए। तो वो तो मारने वाली बात तो और है। तो हम जो बातें करते हैं ना कमजोर औरत की, वो दुनिया आगे निकल आई है, दुनिया बदल गई है। तो ज्यूज वहां से नहीं जाने लगे, ये आप भूल जाएं। ये आप अगले 100 साल छोड़े, अगले 1000 साल तकरीरें करते रहे, नहीं जाएंगे वो यहाँ से। आपकी दूसरी बात बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल सही है, और मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अपार्थाइड स्टेट नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेट में किसी को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं होना चाहिए। मैं इजरायली अरब से मिला हूं, मुझे नहीं पता आप मिले कि नहीं मिले, मैं कई इजरायली अरब से मिला हूं। मैं उनकी तंजीमों के नुमाइंदों से मिला हूं। वो अपने आप को सेकेंड रेट सिटीजन नहीं समझते। दे डोंट, नन ऑफ देम डू। जो इसराइल के अंदर 20 लाख अरब रहते हैं, जिनके नुमाइंदा पार्लियामेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, जो मगरबी किनारे में रहते हैं, जो गजा में रहते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को समझते हैं और समझना चाहिए भी, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। वो सलूक चेंज होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उनको वो हकूक मिलने चाहिए जो इसराइली अरबों को मिले। और यस, आइडियली स्पीकिंग एंड प्रिंसिपली स्पीकिंग एज वेल, in 10 years time, in 20 years time, in 30 years time, we should have a state where we will not differentiate between people on the basis of their race, their creed, their color or their religion, which we do right now. Yes, we need to fight for that, but उसकी फाइट रॉकेट से नहीं होने लगी, उसकी फाइट हमास से नहीं होने लगी, उसकी फाइट हिजबुल्लाह से नहीं होगी, उसकी फाइट दहशतगर्दी से नहीं होगी। आपने करके देख ली है, आपने भुगत ली है, आपने बच्चे मरवा लिए। लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर स्ट्रेटेजी नाउ। वो आप सोचने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं मैं वापस जाऊंगा फिर बम चलाऊंगा। तो भाई अगर यही है तो फिर चलाते रहे। मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे। मेरी जिंदगी में आप इस स्ट्रेटेजी से चेंज कर लें, तो आप जो कहेंगे जो चोर की सजा हो मेरी। आशीष साहब, मैं श्रोता साहब, मैं आखिरी दो सवाल मैं करना चाहता हूँ आप दोनों से। एक तो ये कि रिजीम चेंज के बारे में आशीष साहब ने शुरू में ही कह दिया कि किसी और मुल्क की मुदाखलत से ये नहीं होना चाहिए, और शोजब साहब भी इस बात से इत्तेफाक ही करते हैं। तो लेकिन ये तो आप सब मानते हैं ना कि इंसानी हुकूक की तमाम उसकी खिलाफ वर्जी ईरान के अंदर है और बाकी अरब ममालिक में भी है। लेकिन ईरान के अंदर कम से कम जैसे महसा अमीनी और इससे पहले कुछ तहरीकें उठी, तो वहाँ की स्टेट ने बहुत बुरी तरह उनको कुचल दिया, और मुजाहिदीन खलक के लोग जेलों में है, तोदा पार्टी के लोगों को बहुत अच्छी तरह। और अभी जो भी कोई आवाज उठती है तो उनको, तो वहां तो कोई इम्कान नहीं है ना वहां के अवाम बेचारे के पास। तो अगर उस सूरत में कोई बैरूनी मुदाखलत हो जाती है और वहां के मजलूम, मकहूर, दबे हुए लोगों को अगर उठ खड़े होने का मौका मिलता है, तो ये गलत क्यों है आप लोगों की नजर में? मैं जवाब दूं या शोजिब देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आप बोले, मैं सुनूं। अच्छा देखिए, गलत क्यों है मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। आप एक एग्जांपल आप सऊदी अरब की देख लें। सऊदी अरब में आपने देखा एमबीएस ने बेशुमार चेंजेस लाया है पिछले दौर में, जो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी हैं यहाँ पे। और चूंकि मेरी जो फिलॉसफी है मुझे तो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो बहुत सुपरफिशियल चेंज है। वो बहुत एक सतह के ऊपर तब्दीली है। जो सुपरफिशियल चेंजेस होती है ना, वो रियासतों का डीएनए चेंज नहीं करती। रियासतों का डीएनए एवोल्यूशन से चेंज होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जो शाह के खिलाफ तहरीक थी, जब ये हुआ, उसकी सरबराही मुलाओं के हाथ में नहीं थी, बेसिकली सोशलिस्ट के जी। हाथ में थी उस वक्त। मुलाओं ने तो हाईजैक ऐसे की। ही।
जब हाईजैक कर ली तो उन्होंने 2 दिन के अंदर उन्हें मिल गई वो क़यादत, और वो खुमैनी साहब भी आ गए, जो कि अल्लाह शुक्र, अल्लाह उस वक्त भी इस्तेमार के मेहमान थे। फ्रांस भी तो इस्तेमारी कुव्वत है ना। ये कोई नहीं बात करता कि वो भी इस्तेमार के मेहमान थे इतने साल। इस्तेमार पागल है, उन्हें मेहमान रखता है। तो ये मोहरे होते हैं, वो आप यूज करते हैं। देखिए, डिस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट जो है ना, वो बाज औकात किसी दौर में शायद, जिसको आप सो कॉल्ड इस्तेमार कहते हैं, उसके मफाद में होता, अब नहीं है, इस वक्त नहीं है। और अब वो चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, इसको स्टेबलाइज करने की। क्यों? उन्होंने डिस्टेबलाइज करके देख लिया, उसके नतीजे भुगत लिए। उसके नुकसान जितने इस खत्ते ने उठाए हैं, उतने नुकसान उन्होंने खुद भी उठाए। सो दे आर नाउ ट्राइंग डिफरेंट वेज। हमारे जो हमारे अल्लाह का शुक्र है लेफ्ट के लोग हैं, वो नहीं मानते, तो मैं उन्हें मनवाना भी नहीं चाहता, वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो रजीम चेंज है, जो आप बात करें ना, मखहूर अवाम है, और ये हमने पिछले कोई कम से कम 5-6 साल में देखा है कि वो अवाम जो है, उनकी आवाज़ ताकतवर से ताकतवर होती चली जा रही है। जी। औरतों ने अपनी आज़ादी लड़के किसी हद तक बड़े शहरों में ले ली है। उसके लिए अमेरिका की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी, जी उन्होंने खुद कर ली है। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल मुमकिन था कि शायद इसमें 10 साल लग जाते, 15 साल लग जाते, 20 साल लग जाते, बट ईरानी खुद इस रजीम को चेंज आजाद करवा लेते। लेकिन अमेरिका आके चेंज करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा भाई। जिस तरह करके हाईजैक उस वक्त हुआ था, इस वक्त हाईजैक होके अब रजा पहलवी को बिठा देंगे, फिर एक सवाक बन जाएगी, फिर एक तमाशा शुरू हो जाएगा। फिर 10 साल बाद हम कह रहे होंगे देखें वो रजीम तो शायद वही अच्छी थी। तो मैं इस वजह से उसे नहीं, इतफाक नहीं करता। रियासतों तो को डीएनए की आपको सतह पे आपने एड्रेस करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया के मोदी जी की हरकत से हाफिज साहब को बहुत फायदा हुआ, तो क्या इस हमले से और ये सब कुछ से वहां के खामनाई साहब को फायदा होगा, खामनाई रिजीम को, मुल्लाई रिजीम को? अगर बच गए तो फायदा होगा। नहीं नहीं, चलो। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक जी कह रहे हैं, वो जी। ठीक, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बच गए तो फायदा होगा, क्योंकि फिर वो तस्वीर, सैकड़ों तस्वीरें और मिल जाएंगी चौकों पे लगाने के लिए। हाँ, बच गए हाँ, तो फायदा होगा। फायदा ही फायदा तो है भाई। पता है क्या होता है, पता है क्या होता है? खान साहब को जब आपने हटाया ना, इमरान खान साहब को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जी तो आपने उन्हें जी एक दिन जी। में सियासी शहीद बना दिया। हाँ। 2 साल और काम कर लेने देते तो शायद हो सकता है पीटीआई खत्म हो जाती अपनी वो मतलब। लेकिन आशीष साहब, ऐसा नहीं है यहाँ पर तो देखा ना, ईरान के अंदर तो 40 साल 43 साल से ये लोग मौजूद है ना इक़्तिदार में, सारा कुछ। तो वहाँ के अवाम को ये नहीं कि दो चार इसराइल के या अमेरिका के हमले से वहाँ के जो लिबरल्स है, वहाँ के जो सोशलिस्ट हैं, वहाँ के जो बिल्कुल देहरी है, बहुत सारे लोग अब तो बिल्कुल ही मुलीद हो चुके हुए ना, बल्कि जो लेकिन वो अक्सरियत अब रिपोर्ट्स ईरान वगैरह में इसके नहीं है, वाले। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं। नहीं, इसमें तो जो इतनी जो अक्सरियत इंफ्लुएंशियल निकल भी तो फिगर, नहीं गई होगी ना। जो इसमें बहुत इंफ्लुएंशियल फिगर है, वो मेन लैंड ईरान में अब मौजूद नहीं है, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। जो हार्ड कोर लेफ्ट है, या हार्ड कोर एथियस्ट हैं, या लिबरल्स हैं, वो उस सोसाइटी से बहुत पहले मुराजियत कर गए थे। वो बाकी दुनिया में बैठ के बात कर रहे हैं। और वो हो सकता है ईरान वापस आते, और जिस तरह खुमैनी साहब किस दिन वापस आए, इस तरह ही वापस आते। लेकिन अब आपने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन है मेरे हिसाब से। मतलब, ठीक ठीक। नहीं हाशिर साहब, इसी जी शेखर सिस्टम के साहब। अंदर के लोग ऐसे हैं। मसलन महदी करोबी जो ईरानियन स्पीकर थे, वो इस्लाम पसंदों के नुमाइंदे जेल में पड़े। मीर हुसैन मूसवी, वो जिनकी ग्रीन मूवमेंट थी ओबामा के जमाने में, जो उठे थे, और फिर वो ओबामा ने फारसी में तकरीरें करवा के ईरानियों से बातें की थी। मुझे कभी कभी लगता है कि अजीब लोग हैं। ईरान में अवाम की तहरीक उठती है, और अच्छा खासा वो बैकफुट पे जाती है रजीम। विलायत फकीह वाली, खामनाई साहब वाली, पासदारान इनकलाब के लोग जाते हैं बैकफुट पर। फिर अचानक से अमेरिका तकरीरें करना शुरू कर देता है, कहीं तो नाल आ, कहीं तो नाल आ। वो उनकी लिजिटिमेट मूवमेंट की मावे नेक कर देते हैं। अभी जन जिंदगी आजादी, महासा अमीनी की मौत से तहरीक शुरू हुई। वो तहरीक पॉपुलर थी, हजारों लोग उसमें मारे जा रहे थे, हजारों लोग अपने आप को जेलों में। ईरान का फुटबॉलर पकड़ा गया, ईरान के गाने गाने वाले पकड़े गए, ईरान के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पकड़े गए। वो सुअर का बच्चा नेतन्याहू जो है, वो ईरान इंटरनेशनल के चैनल पर आकर कहता है कि वी आर विद यू इरानियन पीपल, और आई नो यूर स्लोगन, जन जिंदगी आजादी, what a beautiful slogan it is, and there is no need to say anything beyond that, we will achieve this। उसी वक्त उन्होंने कहा ये थे इसराइल दे नहीं, एजेंट। तो इससे ये लग रहा है, इससे तो ये लग रहा है ना कि इसराइल और अमेरिका दोनों की ख्वाहिश है कि ये मुल्लाई रजीम ही रहे, बस। ये यहाँ पर कोई तरक्की मैं यही पसंद, कोई मैं अच्छे बस यही काम कर। सुनना चाह रहा मेरा था मेरा कि ये मेरा मेरा साजिशें बिल्कुल पूरी यही, तो अभी मेरा यही ख्याल है कि किसी भी अरब या मशरिक वस्ता के मुल्क में जेन्युइन डेमोक्रेसी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस या असेंबली बनेगी, वो कभी फेवर नहीं करेगी ना अमेरिका के
हक में और ना इसराइल के वजूद के हक में। तो ये क्योंकि तारीख में खून इतना डाल दिया गया है, इसमें ज्यादती इतनी कर दी गई है, और ये गजा की जंग के बाद मैं बहुत इससे एग्री नहीं करता सर। आशीष साहब मैं देखें, अरब आशीष साहब अरब ये ममालिक मैं मैंने अरब ममालिक मैंने देखे हैं, मैं लोगों से मिला हूँ। लोग अब थक गए हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इसराइल से कोई, जो हम समझते हैं ना जिस तरह अरब नफरत करते हैं, हम शायद ज्यादा नफरत करते हैं, अरब नफरत नहीं करते अब उतनी। बावजूद इसके कि बाकायदा हम निसाब में नफरत पढ़ाते हैं अरब ममालिक के अंदर, बेशुमार ममालिक के अंदर। मैंने वो निसाब भी स्टडी किया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है करिकुलम का। मेरे पास चीज़ें भी पढ़ी हैं, मैं कभी आपको दे भी दूंगा। तो वो तो बाकायदा निसाब के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की शदीद नफरत पढ़ाई जाती है। बट उसके बावजूद जो इसराइल से नफरत का जो सौदा बेचते रहे हैं ना 40-50 साल, वो अब दम तोड़ रहा है। लोग तंग आ गए, लोग बोर हो गए इससे। लोगों के नज़दीक और बेहतर चीज़ें हैं अब इससे बात करने वाली, अरब ममालिक में कम से कम यही है। आशीष ईरान की हद तक भी मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी जितने बेवकूफ़ हैं उतने बेवकूफ़ ज़रा सा दुनिया में हमें कम मिलते हैं पर कैप, पर थाउजेंड। तो हमें जो है दूसरों के किस्सों में मामा बनने का बहुत शौक होता है। वजीरिस्तान में हमें कर्फ्यू लगाना है, पारा चिनार में हमसे अक्टूबर से रास्ते नहीं खुलवाए जा रहे, गजा की क्रॉसिंग्स हमने खुलवानी है। तो बस अब क्या अच्छा, आशीष करें। साहब मैं इसी पर एक सवाल, फिर अगला वाला पे जाऊंगा, आखिरी सवाल। कि ये तो शोजब साहब ने भी, आपने, हम सबको ये नजर आ रहा है ना कि जब इस तरह की गैर मकबूल कोई हुकूमत जो है उसको बाहर की मुदाखलत से उसको हटाने की कोशिश की जाए, या जैसे खान साहब ने तो एक नारा ही दिया था ना कि अमेरिका ने किया, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था शायद, या होगा भी तो पब्लिक के सामने ऐसी चीज नहीं थी। तो उस सूरत हाल में वो हुकूमत या वो लीडर मकबूल हो जाता है, तो क्या इसराइल और अमेरिका, एक तरफ तो वो ईरानी रिजीम और मुल्लाओं से तंग है और उनको हटाने की ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ उनको इतनी अकल नहीं थी कि हम ये हरकत करेंगे, ये बात करेंगे तो इसका नतीजा ही निकलेगा, तो ये तजाद क्या है इसमें? हम सब ये ना, ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मेरा एक मसला है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता। मिसाल के तौर पे शोजेब साहब को पता होगा इस बात का कि बहुत अरसा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती रही कि हमास इसराइल ने खुद बनाई है, ठीक है, और सिर्फ इसलिए बनाई है कि पीएलओ का जोर तोड़ा जा सके, और फिर उनके हाथ से निकल गई। जी। हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो। मुझे हाँ, तो सीआईए वाले मेमो भेजते नहीं हैं, तो मुझे पता नहीं चलता ऐसा ना, क्योंकि सीआईए वाले मुझे इतना काबिल एतमाद नहीं समझते। नहीं समझता। सिर्फ डॉलर शॉलर भेज देते हैं मेरे रुपये हाँ, अकाउंट के अंदर वो, लेकिन मेमो नहीं भेजते मुझे जो। मशवरा नहीं करते आपके तो साथ। बाकी फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स को वो मेमोज भेजते हैं ना। या कल एक आप शायद मुझे आगे बता रही थी कि वो जो दहशतगर्दों की लिस्टें सीआईए ने आईएसआई को दी हैं वो बताएं, वो भी तो बताएं ना लोगों को। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं आईएसआई के लिए काम करता, ना सीआईए के, और सीआईए के लिए भी अब नहीं करता, अब रिटायर हो गया हूँ। तो लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। तो वो तो मुझे नहीं पता। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बादियों नजर में ऐसा लगता है कि इसका फायदा ही है उन्हें, क्योंकि बाज़ औक़ात ना एक बदमाश की लेजिटिमेसी भी इस पे मुनहसर होती है कि कोई हो जिसे वो हर थोड़े अरसे बाद मार कोई के विलन भी रहे, कोई वो विलन भी अपनी रहे, वे बदमाशी काट। दिखा सके। अगर सारे अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो बदमाश बेचारा कहेगा अब मैं मारूं किसको। हाँ, तो सही। पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आई डोंट हैव पॉसिबिलिटी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। ऑफ प्रूफ टू जस्टिफाई दैट। थैंक यू। अच्छा, ये अब मैं आखिरी इस पे, अभी खबरें आनी शुरू हुई और अब तो सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया, अल जजीरा अरबी पे दिखा रहे कि हम कतर की मदद करेंगे और उसको बचाने के लिए। तो ये अब जो लेकिन ईरान सर ने देखो ना, कतर सब भाई में, सब भाई भाई बन रहे हैं अब। हाँ नहीं, अब अब क्या हो गया ये, एक यानी अब क्या ईरान से ये, आप लोगों को ये उम्मीद थी हाशिर साहब, आपको खास तौर पर, कि ये नहीं सर, ये वाली इराक नहीं। में यहाँ पर अमेरिकी उस पर हमले करेंगे, और नहीं उम्मीद थी तो फिर ये हुआ क्या, और आगे क्या फिर आप देख रहे हैं, ये जंग मजीद उन्होंने फैल जाएगी? मुझे उम्मीद थी नहीं, और अगर आपने पूछा फिर हुआ क्यों, तो मेरे से पूछा नहीं ना उन्होंने। तो एक तो इस वजह से हुआ। नहीं मतलब कि तो मैं मना कर देता। बिल्कुल तो मेरा भी यही जवाब है। मुझसे पूछा नहीं और ना मुझे बताया, और मुझसे आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि ईरान को चाहिए कि अमेरिका को ना छेड़े। हाँ, हम्म, अमेरिका नहीं को अब छेड़ने ये की जो कोई हुआ जरूरत है ना, बनती ना। मतलब आप पंगा लें, लड़ाई करें, मतलब आप अपने साइज के बंदे से कर लेना। हाँ, अमेरिका से अब कोई दुनिया इसको का कौन कोई तोड़ेगा? समझदार आदमी अमेरिका से नहीं लड़ना। चाइना और रशिया नहीं लड़ेंगे। हाँ। तो ईरान की क्या औकात है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब चाइना सारी विद ऑल द मसल दैट दे शो, दे विल नेवर कन्फ्रंट यूएस मिलिटरली। आशीष साहब, दिलचस्प बात, चीन कहता है कि ये साउथ चाइना सी जो है ना वो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारा टेरिटोरियल वाटर है, इसके ऊपर से अगर किसी ने जहाज गुजारा उनका मुंह तोड़ देंगे। अगले दिन अमेरिका जो है ना वो पूरे जहाजों की पूरी कतार वहां से गुजारता है आसमान से, और हाँ, फिर उसके बाद अमेरिकन नेवल फ्लीट गुजरता है बिल्कुल उनके मार्शल आइलैंड के दरवाजे के सामने से, और वो चुप करके देखते रहते हैं। नहीं करेगा, कोई नहीं हाँ, करेगा। चीन। पॉसिबल नहीं। हाँ, अमेरिका इज नहीं तो फार आपको क्या, too mighty a military power to be confronted with.
नहीं तो आपको क्या लगता है अर्शद साहब कि ये बस इन्होंने दो चार जगहों पे हमले किए, अब उसके बाद ये कहेंगे भाई हमने बदला ले लिया और जंगबंदी हो जाएगी, आपको फैलता हुआ नजर आ रहा है? बस ये आखिरी मुख्तसर सा जो भी आप। तो अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, एक वो मैं उसे कहता हूँ, इसे हम कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट एक कहते हैं, कि मुझे ये लगता है कि खामनाई या उनके जो क्लोज के लोग हैं उन्हें कम से कम ये इतला मिल गई है कि शायद सबको खत्म करने का प्लान है। जी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके अब लिए, ये यस। एग्जिस्टेंशियल, जब उन्होंने कहा मरना है तो फिर सबको मार के मरते हैं, ऐसे की तैसे जी, बड़े शहीद बिल्कुल बनेंगे हम कि हमने अमेरिका को मारा है। सही। इसके अलावा मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। बिल्कुल, यही बात है। ठीक वो ठीक प्यूटन से किसी ने पूछा ठीक। था कि आप एटम बम कब चलाएंगे, उसने कहा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये रूस को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसी दुनिया का तस्वुर नहीं कर सकता जिसमें रूस ना हो। हम्म। चलें, तो थैंक अब यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी और बहुत तफसीली बात हुई। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा जो मुआशरा है वो तकसीरी मुआशरा बने, प्लुरलिस्टिक मुआशरा बने, जहाँ पर हर नुक्ते नज़र का आदमी अपनी बात करने की उसको आज़ादी हो दलील के साथ, और दूसरा उसको दलील के साथ उसका जवाब दे। ये गालम गलोच, तशद्दुद, जबान से दहशतगर्दी करना और असलहे के जरिए करना, ये दोनों मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो इसी मकसद को लेकर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम मुख्तलिफुल ख्याल लोगों के साथ गुफ्तगू करें। और मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि हाशिर साहब के साथ कुछ और मौज़ूआत पर जो जिन पे वो लिखते हैं और जिनसे हम मुस्तफीद होते हैं, बहुत उनको पढ़ते भी है बहुत ज्यादा, तो उन मौज़ूआत पे मेरी बहुत, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं मुझे टाइम सर देंगे या नहीं, तो आज तो मुझे यकीन हो गया क्योंकि बरह रास्त बात हो रही। तो अब मैं उन कुछ मौज़ूआत पर भी इंशाल्लाह हाशिर साहब से लाजिमन मैंने टाइम लेना है और उस पर बात करनी है। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं मुझे कुछ कहना है शमसुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपको। जी जी। मैंने आपके साथ ऊंचा बोला, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई लेकिन माजरत की जरूरत नहीं। जबानी दहशतगर्दी जो है ना, वो आप ही को कह रहे थे असल में। हाँ, ठीक है। दूसरा ये कि क्या मैं कुछ बड़ी जरूरी बात थी जो मुझे अभी था कि हाशिर साहब सामने बैठे हैं, ये बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सर, मेरा और आपका कोई इख्तलाफ राय नहीं। मुझे 10-15 साल बाद आप बिल्कुल इसी नुक्ता नजर पर पाएंगे जिस पर आप बैठे हुए हैं। मुझे याद है 20 साल पहले मैं कैसी बातें करता था, और अब मैं बिल्कुल उनसे बरक्स बातें करता हूँ। तो थोड़ा सा एज का फर्क है। अदर मैं भी अगर किसी 4-6 इसराइलियों से मिल लिया, और अगर मैं भी आशविट्स कैंप का चक्कर लगाया, और मैं भी तो बरतानिया अमेरिका घूम फिर के आ गया, तो जाहिर है मेरे भी वो ख्यालात और नजरियात में तब्दीली आ जाएगी। इंसान अपने अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और मुताले का ही वो होता है, अक्स होता है। तो उम्र छोटी, दिमाग छोटा, पढ़ाई छोटी, तजर्बा छोटा, सफर छोटे, लोगों से मेल मुलाकात छोटी। तो मतलब मेरी जो दुनिया मेरी दिमाग में बनी हुई है, वो इतनी थी जितनी मैंने आपकी। एक डड्डू गिरा वो कुएं में, और वो कुएं वाले डड्डू से कहता है कि मैं बाहर से आया। उसने कहा वो बाहर क्या होता है? उसने कहा वो बाहर, बाहर जो इस कुएं से बाहर है। उसने कहा वो कुएं से बाहर है। उसको समझ ही नहीं आई। तो फिलहाल तो मैं रहता हूँ एक कुएं में, महदूद से में। तो जाहिर है मैं आपका मुशाहिदा भी मुझसे ज्यादा है, और आपका मुताला भी मुझसे ज्यादा है, और आपका सोशल सर्कल भी मुझसे वसी है, लोगों से ज्यादा मिलने का मौका है। तो बस मतलब मुझे कोई वो ये कोई ना लोगों को बताना कि शौजा बस्करी किसी और मकतब फिक्र इमाम है, या हाशिर बिन इंसार किसी और मकतब फिक्र इमाम है, तो मैं इनका तकाबली। नहीं नहीं, आप दोनों का मकता फिक्र हम्म, अलग है भाई, मैं जानता हूँ। आशिर साहब का मकता फिक्र जो है वो हमसे नहीं माननी है बात। लिबरलिज्म, और आप और आपका मकता फिक्र जो है ना वो तरक्की पसंद यानी सोशलिस्ट मकता फिक्र है। तो आप दोनों मुख्तलिफ है। खैर, इस फिर ठीक है, ठीक। तवारियत फैला के ही जाऊंगा मैं, ठीक है आखिर में। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज सर, ओके, सलामत। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, सो थैंक काइंड। यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।